हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम सक्सेना। आप सभी का स्वागत करता हूं CUET एंड फन चैनल पर, जहां पर सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आज की इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बोरियत लगती है पढ़ने में, उसको एकदम बेसिक तरीके से रिसोर्स NCERT से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको क्लास 6 और क्लास 12 ये दोनों किताबें जो हैं अपने रिसोर्स में रखनी चाहिए, तो मैं क्लास 6 को बेसिकली रेफरेंस बनाकर आपकी आज की इस वीडियो को प्रोसीड करूंगा, जिसमें आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं हिस्ट्री को लेके, पर्टिकुलरली एंशिएंट हिस्ट्री को लेके कि कौन से राजा आए, इन्होंने कौन सी बिल्डिंग बनवाई, वैदिक काल में क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इंडस वैली के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या साइट्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टोरी लाइन फॉर्मेट में पढ़ते चलेंगे पूरे। बहुत सारे आपके इसमें से टॉपिक्स निकल कर आते हैं, जैसे स्टोन एज आएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, वैदिक एज आएगा, महाजनपद, 16 बड़े बड़े महासाम्राज्य निकल कर आए, जिनमें से एक मगध हुआ करता था, जहां पर फिर अल्टीमेटली आपके बुद्धिज्म जैनिज्म ग्रो करेंगे। मॉडर्न डायनेस्टी, अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य निकल कर आएंगे। फिर पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर आपके गुप्ता डायनेस्टी निकल कर आएगी, हर्षवर्धन निकल कर आएंगे। तो एक टाइमलाइन वे में हम जो है समझने की कोशिश करेंगे कहानी के फॉर्मेट में। ठीक है, यहां से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल जब क्रिएट होएगा आपका इस वीडियो के देखने के बाद, उसके बाद आप चाहें तो क्लास 12 की NCERT को रीड भी कर सकते हैं। इतना मोर देन इनफ है आपका CUET के GAT वाले सेक्शन में हिस्ट्री को अप्रोच करने के लिए। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम अपना जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहली बात है कि अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो सब हमें पता होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, हमारे पास सबूत होना चाहिए। ठीक है, तो हिस्ट्री बेसिकली होती क्या है? हिस्ट्री इज द क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द पास्ट। क्रोनोलॉजिकल स्टडी का मतलब कि टाइमलाइन रूप में आपने बता रखा है। जैसे आपके पास स्केल होता है, आप 0 1 2 3 4 ऐसे कर करके आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जीरोस के पहले भी तो जो नेगेटिव वाली वैल्यूज होती हैं, इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो आप उस स्केल फॉर्मेट तो पूरा ही है। तो होता क्या था, जो आपका क्लास 6 के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है वो बेसिकली बताता है कि आपको हिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए, क्या क्या एविडेंस, क्या क्या सोर्सेज आप रखते हैं हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो इंडिया, जो भारत नाम पड़ा वो कैसे पड़ा। ठीक है, किस तरीके से डायनेस्टीज जो है वो पिक्चर के अंदर आएंगी, क्या अतीत रहा हमारा, लोग बाग कैसे रहा करते थे, इन डेट्स का क्या सिग्निफिकेंस है। तो जो पहला चैप्टर है ये आपको बताता है सोर्सेस के बारे में। अब इसमें भी हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये सर BC और AD का क्या कॉन्सेप्ट है। अब जो हमने जो ये क्रोनोलॉजिकल पूरी हिस्ट्री बनाई, अपनी एंशिएंट हिस्ट्री बनाई, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो है लिखनी शुरू की गई थी। तो ब्रिटिशर्स वेस्टर्न वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी चलती है, तो जीसस के जो बर्थ ईयर होता है उसको जो है बेस माना गया और ये बोला गया कि भाई जब आप आज अगर 2025 के अंदर रह रहे हैं, तो अगर आपके पास टाइम मशीन आ जाए और आप पीछे चले जाएं तो आप 0 पे पहुंच जाएंगे। तो वो 0 को जो है बेस ईयर मान लिया, जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर। तो उससे पहले जो भी था उसके लिए पहले यूज किया जाता था बिफोर क्राइस्ट, और जीसस के बाद जो भी टाइम है उसको एनो डोमिनी। तो मतलब आज हम 2025 एनो डोमिनी में है। लेकिन बात तो यह है कि सर ये तो आपने एक ही रिलीजन के आधार पर कर दिया, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म थोड़ी ना, क्रिश्चियनिटी थोड़ी ना, और भी तो है। तो इसीलिए आज के टाइम पर अब हमने क्या अपने बना लिया है स्टैंडर्ड अप्रोच कि जीसस से पहले वाला जो टाइम पीरियड होगा उसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, BCE, और जीसस के बाद का जो टाइम पीरियड होगा उसको बोलते हैं कॉमन एरा। तो मतलब आप कहां रह रहे हैं? आप 2025 कॉमन एरा के अंदर रह रहे हैं। आप आजाद कब हुए? आप 1947 कॉमन एरा के अंदर आजाद हुए। ठीक है, और उससे पहले बुद्धिज्म, जैनिज्म, अशोक हो गए, वो सारे के सारे आपके BC के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा में क्या डिफरेंस है। अब अगर हम यहीं पर चैप्टर 1 में आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या क्या पता चल पाता है कि पहले जो हमारे आदिवासी लोग रहा करते थे, जैसे आपने नाम सुना होगा स्टोन एज, पाषाण काल युग, तो भाई बहुत टाइम पहले, 20 लाख साल पहले रहा करते थे वो। तो वो किस तरीके से रहते थे, क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे कि नहीं पहनते थे, क्या घरों में रहते थे कि नहीं पहनते थे, क्या उनका कोई ऑक्यूपेशन, किसी तरीके का लाइफस्टाइल हुआ करता था। तो हमें उन चीजों के बारे में पता चलता है जो अलग अलग हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे हमें पता चला कि जब स्टोन एज होता था, आज से 20 लाख साल पहले भारत के अंदर जो लोग रहते थे, ठीक है, और इस पूरे दौरान जो लोग हैं, तो अलग अलग क्लासेस हुआ करती थी। कुछ हंटर्स हुआ करते थे, आपके जो शिकारी थे, कुछ हर्डर्स हुआ करते थे, पशुपालन किया करते थे, कुछ फार्मर्स हुआ करते थे, रूलर्स हुआ करते थे, म्यूजिशियंस हुआ करते थे। तो आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलती है, दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ पीपल। ठीक है, इसके अलावा
आपको जो है पता चलता है कि ये लोग कहां रहा करते थे इनिशियली, सबसे पहले एंशिएंट टाइम में इंडिया के आसपास वाले रीजन में कहां पर रहा करते थे। तो आपको जो है देखने को मिलेगा कि नर्मदा रीजन जो है ये आपका, यहां पर आपको बहुत सारे आपके पैलियोलिथिक एज मतलब स्टोन एज वाले लोग जो 20 लाख साल पहले भारत के अंदर रहते थे वो देखने को मिलेंगे। यहां पाकिस्तान के अंदर आपको दो पहाड़ नजर आएंगे, एक है कीरथान रेंज और एक है सुलेमान रेंज। यहां पर भी आपको बहुत सारे एविडेंस देखने को मिलेंगे कि हमारे आदिवासी लोग यहां पर कैसे रहा करते थे। यहां आपको जो है मेघालय के अंदर गारो हिल्स के अंदर जो है ऐसे ही बहुत सारे सबूत देखने को मिलेंगे किस तरीके से लोग रहते थे। यहां विंध्यास वाले रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे। यहां इंडस नदी जो बह रही है, सिंधु घाटी बह रही है, सिंधु नदी बह रही है, उसके आसपास वाले एरिया में भी आपको बहुत सारी ऐसी साइट्स देखने को मिलेंगी जहां पर हमारे ये आदिवासी स्टोन एज वाले लोग रहा करते थे, कैसे रहते थे, ठीक है, क्या किया करते थे, वहां से हमें पता चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वे ऑफ लाइफ कैसी है इनकी, तो इन नदियों के किनारे तो हजारों सालों से, लाखों सालों से लोग रह रहे हैं और ये अच्छे खासे स्किल्ड गैदरर्स हुआ करते थे। भाई अब पहले वाले लोगों को एग्रीकल्चर तो नहीं आता था, तो वो क्या करेंगे, वो खाने पीने का सामान इकट्ठा करेंगे, तो उसमें भी तो बुद्धि चाहिए ना कि भाई कौन सा फ्रूट खाने लायक है या नहीं है। अब कोई जहरीला फ्रूट हुआ और खा लिया तो आपका तो वहीं पे काम तमाम हो गया। तो स्किल्ड गैदरर्स हुआ करते थे, उन्हें पता था कि कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कौन से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इवन हंटिंग भी इतनी ईजी नहीं हुआ करती थी, आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा तभी तो आप अच्छे से हंट कर पाओगे। आप यहां बैठे हो, नजरे गड़ा, यहां से शेर नहीं आया, लो भैया हो गया काम तमाम, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो आपको हंटिंग के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज हुआ करती थी इस टाइम पर। इसके अलावा सुलेमान और कीरथान रेंज की बात करें तो ये आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेंगे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको कुछ कुछ क्रॉपिंग के ट्रेसेस, कुछ कुछ क्रॉपिंग के एविडेंस में देखने को मिले हैं कि वीट और बार्ले उगाए जा रहे हैं, गेहूं उगाया जा रहा है, ठीक है, यहां पर अराउंड 6000 बीसी के आसपास, 6000 बीसी के आसपास। तो जीरो से पहले वाला हो गया तो 6000 बीसी आ गया। अगर मैं कहूं आज से कितने साल पहले, तो उसमें हम 2000 जो कॉमन एरा वाले हैं वो भी ऐड कर देंगे, तो आज से लगभग लगभग 8000 साल पहले की बात हो रही है। ये वही टाइम पीरियड है जब जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ और एग्रीकल्चर के अंदर एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। शिप को, गोट को, कैटल्स को जो है पशुपालन किया जाने लगा कि चलो इनको पाल ही लेते हैं, अभी तक तो हमें इनके पीछे भागना पड़ रहा था। तो धीरे धीरे देखो कम्युनिटी के अंदर लाइफ चेंज हो रही है, धीरे धीरे जीने का तरीका चेंज हो रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको गारो हिल्स और विंध्यन रेंज के अंदर भी जो है काफी ऐसी साइट्स देखने को मिलेंगी और यहीं पर आपको जो है राइस का सबसे पहली बार जो है विंध्यास के आसपास जो है एविडेंस देखा गया कि यहां पर इन्होंने चावल उगा लिया भैया, प्रोडक्शन कर लिया। इंडस नदी और उसकी जो आसपास की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आज से लगभग लगभग 4500 साल पहले आई थी, ठीक है, यहां पर बहुत अच्छी सबसे एडवांस सिविलाइजेशन पूरी दुनिया की निकल कर आई इंडस नदी के किनारे, वही आई थी 4700 साल पहले, 4700 ईयर्स बैक। और इसको आप बीसी के टर्म्स में देखना चाहो तो 2700 बीसी हो जाएगा वो। अपार्ट फ्रॉम दैट आज से 2500 साल पहले मतलब लगभग लगभग 600 बीसी के आसपास क्या हुआ, आपका नई नई सिटीज डेवलप होने लगी। ये वही तो है महाजनपद, 16 बड़े बड़े साम्राज्य निकल कर आए जिनमें से एक मगध था और मगध ने फिर पूरा का पूरा आपका अखंड भारत बनाया। तो जो पहला वाला पॉइंट है ये आपका बताता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, दूसरा वाला बताता है महाजनपदों के बारे में। महाजनपद बहुत बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे इस पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो हमें यहां से पता चलता है कि हमारे एंशिएंट इंडिया के अंदर किस तरीके से अलग अलग किंगडम्स, डायनेस्टीज वगैरह निकल कर आई, ठीक है। अब ये जो लोग थे ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे, तो जो स्टोन एज वाले लोग थे भाई उनका तो काम ही था, वो तो आधार ही जो है पत्थरों पे थे, तो पत्थर ही उनका मेन टूल हुआ करता था। तो नदियों के किनारे रह रहे हैं, उगाना आता नहीं है कुछ, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कुछ हो नहीं रही है, तो ऑब्वियसली वो नॉन वेज खाएंगे, तो उसके लिए उन्हें जो है एनिमल्स के पीछे जाना पड़ेगा। तो जहां जहां एनिमल जाएगा वहां वहां वो लोग भी जाएंगे, तो हमेशा मूवमेंट पे रहते थे। लेकिन जैसे ही इनको एग्रीकल्चर समझ में आने लगा, धीरे धीरे क्रॉपिंग पैटर्न समझ में आने लगा, तो ये धीरे धीरे स्टेबल होने लगे, तो लाइफस्टाइल में चेंज होने लगा ना। इसी तरीके से तो विलेज डेवलपमेंट हुआ, फिर आगे आपके किंगडम्स बनेंगे सारे के सारे। तो किंगडम्स जो है डेवलपमेंट इन द अदर रीजन्स, ट्रेड एंड, जैसे जैसे आपका एक्सपेंशन होगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका ट्रेड एंड कॉमर्स, आपका व्यापार, आपका धंधा पानी, बिजनेस बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या होगा, शहरीकरण होगा, अर्बनाइजेशन होगा, ठीक है। तो इसी वजह से लोग बाग जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं लोग बाग को एक जगह से दूसरी जगह जाने का, जैसे लाइवलीहुड, नौकरी धंधे के चक्कर में जाना पड़ता है, या कहीं पर कोई डिजास्टर आ गया हो, अर्थक्वेक आ गया हो, बाढ़ आ गया हो, तो वहां से रीअलोकेट होना पड़ता है। या बहुत सारे मर्चेंट्स होते हैं जो अपने समाज, जो बंजारे लोग होते हैं सामान बेचने के लिए
एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रिलीजन के आधार पर भी लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कि वहां जाके सीखेंगे या वहां जाके सिखाएंगे। एडवेंचर के बेसिस पर कुछ लोग तो ऐसे ही बस कि आज कुछ तूफानी करना है तो चलो निकल ही लेते हैं, कहीं रास्ता ही ढूंढ लेंगे भारत जाने का। तो इससे होगा क्या, बहुत सारे अलग अलग एथनिक बैकग्राउंड के लोग इंडिया के अंदर आएंगे और वहीं से हमारा कल्चर क्या होगा, और ज्यादा कल्चरल ट्रेडिशन हमारा एनरिच होगा, बहुत ज्यादा एनरिच होगा, और ज्यादा मिक्सिंग होगी यहां पर। तो इसीलिए तो इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब अगर बात करें कि नेम कैसे पड़ा यहां का, तो अगर इंडिया नाम की बात करें तो कैसे पड़ा ये, तो इंडस नदी है, हां है, बिल्कुल है। इसी को तो संस्कृत में सिंधु नदी बोलते हैं, हां बोलते हैं। तो जब सबसे पहले ग्रीक्स और पर्शियंस जब भारत के अंदर आए थे तो उन्हें ना इंडिया बोलना नहीं आता, उन्हें बेसिकली इंडस बोलना नहीं आता था। इंडस जो आपकी सिंधु नदी है उसको ये लोग इंडस बोला करते थे। अब उनको ना हा प्रोनाउंस करना नहीं आता तो वो आई बोलते, जो है आई बोल नहीं पाते थे, हा प्रोनाउंस करते थे वो। तो इसी चक्कर में ओवर द टाइम ये जो इंडस वर्ड था ये बन गया हिंदोस और फिर वहीं से इंडोस वर्ड आ गया। तो इंडिया नाम का जो आपका बैकग्राउंड निकल कर आया वो ग्रीक और पर्शियन लैंग्वेज इंपैक्ट की वजह से निकल कर आया। वहीं पर अच्छा एक बात और बोली जाती है कि लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इज इंडिया। अब ये जैसे आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, तो वो क्या करा था, वो यहां झेलम नदी के तक आया था, आपकी झेलम नदी बहती है, तो उसने ये बोला कि भैया ईस्ट के पार वाला जितना भी लैंड है, इस नदी के ईस्टर्न डायरेक्शन में जितना भी लैंड है वो पूरा का पूरा क्या है, इंडिया है भैया, इंडिया है। ऐसे ही है हमारे इंडिया का एक और नाम है दैट इज भारत। तो इसकी क्या कहानी है, तो आपने सुना होगा कि हमारे भारत के अंदर बेसिकली 4 वेद हैं। चारों वेदों में जो सबसे पहला वेद अपना जो कंपाइल किया गया था दैट इज ऋग्वेद, सबसे पहले बनाया गया था ऋग्वेद। तो कब बनाया गया था, लगभग आज से 3500 साल पहले, 1500 बीसी के आसपास। तो यहां पर बहुत सारे अलग अलग कबीले हुआ करते थे, छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। उन्हीं में से एक कबीला, एक क्लैन हुआ करता था, भरत क्लैन। तो भरत क्लैन जो है ये लड़ेगा बाकी 10 राजाओं से, तो इसका काफी नाम होगा, इस वजह से जो है इंडिया का नाम भारत भी पड़ा, इंडिया का नाम भारत भी पड़ा। तो ये आपकी कहानी कहां दे रखी है, आपको पहले चैप्टर सोर्सेस के अंदर दे रखी है, ताकि समझ पाओ कि हिस्ट्री कहां से निकल कर आ रही है, क्या क्या एविडेंसेस हैं। अब आप किस तरीके से अपने पास्ट को ढूंढ सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज रख सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत पहले लिखी गई हैं। आपके पास बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिलती हैं जिनको हाथों से लिखा जाता है। ठीक है, कहां पर लिखा जाता है सर, उनके पास तो कोई पेन पेपर होता नहीं था, तो पाम लीव्स बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं उसके ऊपर लिखा जाता था, या बर्च ऑफ द ट्री, जो ट्री होता है, ट्री का जो बाहर वाली छाल वाला एरिया होता है उसके ऊपर भी लिखा जाता था। और ये बर्च ट्री जो है ये तो स्पेशली हिमालयन रीजन के अंदर ही ग्रो करता था और कहीं हर जगह आपको देखने को भी नहीं मिलता था। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जहां पर आपको जो है लिखे हुए एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। अब क्या सर ये जितना भी लिखा गया क्या ये हर चीज बची, क्या हमें सब लिखा हुआ मिल गया? नहीं भाई, इतना टाइम है, हजारों साल हो गए हैं, तो सारी की सारी जो राइटिंग्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाई। कुछ डिस्ट्रॉय कर दी गई अलग अलग अटैक्स के अंदर, कुछ सड़ गल गई, कुछ को इंसेक्ट खा गए। तो जो थोड़े बहुत बचे थे वो कहां पर बचे, जो भी बचे सरवाइव कर गए वो बेचारे अलग अलग मंदिरों के अंदर, मोनेस्ट्रीज के अंदर उनको रखा गया। तो सर जो भी बची हैं तो मतलब उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर लिखा होगा, क्योंकि पूरे भारत के अंदर तो बहुत सारी भाषाएं हैं, है ना। तो आपको तमिल लैंग्वेज के अंदर, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर, प्राकृत लैंग्वेज के अंदर जो है ये अलग अलग आपको एविडेंसेस या इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, बुक्स वगैरह। इनके अंदर क्या क्या बातें लिखी होती हैं भाई, उस समय पे क्या कंडीशंस होंगी भारत की, किस तरीके से धर्म काम कर रहा होगा, सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही होगी, क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना डेवलपमेंट हुआ होगा, राजाओं ने अपना कोई विचार दिया हो, कोई इंस्ट्रक्शन दियो, तो वो सब चीजें नोट डाउन करी जाती हैं। और वही जो है फिर जो हमें बची हुई कुछ मिलती हैं उन्हीं पे हम लोग अपना इंटरप्रिटेशन, अपने पास्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है एक वर्ड होता है बेटा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं शिलालेख। जब भी आप किसी हार्ड सरफेस पर कुछ कुरेद देते हैं, कुछ लिख देते हैं, उसी को बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं एपिग्राफी, कि जब भी आप किसी हार्ड सरफेस यानी स्टोन या मेटल्स पर कुछ लिख देते हैं उसको बना देते हैं इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। क्या लिखेंगे इस पर भाई, राजा क्या पता कोई इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा हो, है ना, किंग्स मैसेज टू द पीपल, या अलग अलग कोई लड़ाइयां हुई हो उनके बारे में कुछ नोट डाउन करना हो कि ये लड़ाई कौन जीता, है ना, या राजा रानी को कुछ अपना लाइफ के बारे में कुछ बताना हो, तो इन्हीं को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस।
ठीक है। कुछ कुछ होते हैं आपके लिटरेरी एविडेंस जिसमें आपको लिखा हुआ मिलता है, और कुछ कुछ होते हैं आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जैसे अलग अलग आपको ये घड़े मिलते हैं, सील्स देखने को मिलती हैं, इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में क्या हो गया, आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए, आप घड़े बना रहे हो, आप ईंटें बना रहे हो, आप अलग अलग तरीके की ज्वेलरी बना रहे हो, तो ये सब एविडेंस है। इसके अलावा बिल्डिंग्स हो गई आपकी, अब आप बिल्डिंग पत्थरों की बना रही हो या ईंटों की बना रहे हो, ईंटें भी धूप में सुखाई हुई हैं या वो बेक उनको भट्टों में पकाया गया है क्योंकि उससे स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो किस तरीके से बना रहे हो। आप पेंटिंग बहुत सारी बना रहे हो तो आपको कलर किस तरीके से बनाया जाता है उसकी नॉलेज भी है। आप अलग अलग मूर्तियां बना रहे हैं, स्कल्पचर बना रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं, अलग अलग पॉट्स बना रहे हैं, घड़े बना रहे हैं, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, कॉइन्स बना रहे हैं अलग अलग तरीके के। तो यहां से हमें पता चलता है कि उस टाइम पर भाई कौन सी डायनेस्टी रही होगी, किसने कितने ज्यादा सिक्के दिए होंगे, किसने गोल्ड कॉइन इशू करे, किसने सिल्वर कॉइन इशू करे, वो सब चीजें आपको वहां से पता चलती हैं। साथ ही साथ आपको यहां से बहुत सारे जानवरों की स्पीसीज की एनिमल्स बोन्स भी वगैरह भी मिलती हैं। उससे क्या पता चलता है, एक तो ईटिंग हैबिट्स पता चलती हैं हमारे लोगों की कि क्या खाया करते थे, वेजिटेरियन थे कि नॉन वेजिटेरियन थे। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या नाम है, उस टाइम कौन कौन सी स्पीशीज हुआ करती थी हमें यह भी पता चलता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा यूनिकॉर्न, है ना, एक सिंगा, मोहनजोदड़ो मूवी के अंदर आपने देखा भी होगा, हैरी पॉटर मूवी के अंदर आपने देखा भी होगा। तो आज तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो पहले एग्जिस्ट करता था, तो उसकी सील हमें यहां मिल रही है। तो मतलब इंडिया के अंदर पहले ऐसी स्पीशीज भी हुआ करती थी। तो ये जो पहला चैप्टर है आपका, ये बेसिकली बताता है कि आपको हिस्ट्री के अंदर जो एविडेंसेस होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है लिटरेरी एविडेंस, लिटरेरी मतलब जहां पर आपको कुछ रिटन फॉर्मेट में मिल रहा है, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जिसको आप फिजिकली जो है टच कर सकते हैं। जैसे आपका मॉन्यूमेंट्स हो गए, आपके जो है केव्स हो गई, आपके जो है टेंपल्स हो गए और कॉइन्स हो गए, तो इनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल। अब भाई वेद में लिख दिया कि ऐसे ऐसे एक राजा थे और उन्होंने ये वाली बिल्डिंग बनवाई थी, ये बहुत बड़ा सा उन्होंने जो है किंगडम बनवाया था, तो अब उसको चेक भी तो करना पड़ेगा ना जाके कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रूफ भी करवाते हैं कि हाँ हमारी हिस्ट्री में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो इस तरीके से हिस्ट्री हमारी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो पहला चैप्टर है ये बेसिकली यही बताता है कि आपको हिस्ट्री के अंदर जो एविडेंसेस, जो सोर्सेज देखने होते हैं, किस तरीके से आपको कौन सी चीजें ध्यान रखनी होती हैं। अब जैसे जैसे आगे हम चैप्टर्स में बढ़ेंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि किसने कौन सा बिल्डिंग बनवाई या कोई कॉइन इशू कर दिया या कोई इंपॉर्टेंट काम कर दिया, वो सब चीजें पता चलेंगी। अब इसी सीरीज में जो आपका सबसे पहला चैप्टर आता है व्हाट, वेयर एंड व्हेन, दैट इज कॉल्ड स्टोन एज। ये बेसिकली स्टोन एज का आपका चैप्टर है। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 20 लाख साल पुरानी, 20 लाख साल पुरानी, कि जब इंसानियत कभी शुरू हुई होगी, ठीक है। तो स्टोन एज का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो राइट फ्रॉम ओरिजिन, जब भी ओरिजिन हुआ होगा तब से लेके लगभग 12,000 बीसी तक, 12,000 बीसी तक का ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है बेटा, ये स्टोन एज आपका पाषाण युग है। तो ये तो सर बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड है। और इंडिया के अंदर भी जो सबसे पुराने आपको एविडेंस मिलते हैं इंसानियत के, वो तो भैया 20 लाख साल पुराने हैं, 20 लाख है ना, 2 मिलियन साल पुराने। तो ये तो बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया सर। तो इसीलिए हम स्टोन एज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि पैलियोलिथिक हो गया, मीजोलिथिक हो गया और नियोलिथिक हो गया। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमने स्टोन एज को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। तो वहीं उसी सीक्वेंस में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है अपना स्टोन एज, पाषाण युग, कि यहां पर जब 20 लाख साल पहले जब इंडिया के अंदर लोग थे तो वो कैसे रहते थे, क्या करते थे। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन थे, आपको पता चलेगा कि हम इनके बारे में कैसे जान पाए, आपको पता चलेगा कि ये कैसे रहते थे, ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते क्यों रहते थे, है ना, और ये कहां रहा करते थे। इसके अलावा ये किस तरीके के टूल्स यूज किया करते थे, क्या काम किया करते थे, हमने किस तरीके से इनको क्लासिफाई करा। तो स्टोन एज बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, मोटा मोटा पता होना चाहिए कि पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। अभी देखते हैं उसके बारे में, ठीक है। वहां आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो अभी हमने टाइम एंड डेट वाला पढ़ा था, एक बार से वो दोबारा रिवाइज करा देता हूं। जैसे सपोज करो कि सर आप अभी रह रहे हो कहां पर, 2025 के अंदर। हाँ बहुत सही बात है। अगर मेरे पास टाइम मशीन आ गई तो मैं पीछे चला जाऊंगा, हाँ चला जाऊंगा। कब तक, मैं सपोज करो 0 तक पहुंच गया, क्योंकि बैक में जब आओगे तो 0 आएगा कहीं ना कहीं, फिर उसके बाद 1 2 3 4 नेगेटिव वाली काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो आप जब यहां 0 पर आ गए ना, तो इसी को हमने अपना बेसिकली रेफरेंस पॉइंट मान लिया, जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर।
तो इसके बाद का जितना भी है वो है कॉमन एरा, और इसके पहले का जितना भी है वो है आपका बिफोर कॉमन एरा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि भाई जो स्टोन एज है वो तो ऑब्वियसली वो तो बहुत पहले हुई है, वो तो 20 लाख साल पहले हुई है। तो 20 लाख से लेके 12,000 तक का जो टाइम पीरियड था, फिर उसके बाद जो है बीसी वाला चलेगा, फिर जीरो आएगा, फिर कॉमन एरा वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना जो पूरा का पूरा पीरियड है ये आपका पूरा का पूरा स्टोन एज का पीरियड है, राइट, स्टोन एज का। तो वही लिखा हुआ है कि कौन थे ये लोग जो यहां रहा करते थे। इनको बोला जाता है हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स एंड गैदरर्स मतलब या तो ये शिकार किया करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली एग्रीकल्चर तो हो नहीं रहा है, या ये सामान इकट्ठा किया करते थे। कोई एग्रीकल्चर नहीं हो रहा। हंट करेंगे तो खाने को मिलेगा। अब हंट किसको करेंगे? जानवर को करेंगे। जानवर क्या होगा सर? जानवर तो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, तो मतलब इन लोगों को पीछे पीछे घूमना पड़ेगा, जहां जानवर वहां मैं। तो 2 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 2 मिलियन का मतलब हो गया 20 लाख। तो इंडिया में 20 लाख साल से जो लोग रह रहे थे, ठीक है, इन्हीं को हमने पैलियोलिथिक कैटेगरी के अंदर डाला। ठीक है, जो पूरी की पूरी स्टोन एज है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियो का मतलब होता है पुराना, लिथ का मतलब होता है पत्थर, मीजो का मतलब होता है मिडल, लिथ का मतलब होता है पत्थर, नियो का मतलब होता है न्यू, लिथ का मतलब होता है पत्थर। तो सिर्फ और सिर्फ पत्थर के ऊपर पूरी की पूरे डिपेंडेंसी है। तो पैलियोलिथिक एज जो है आपकी ये 2 मिलियन से लेके 12,000 तक आएगी। ठीक है, अब इस समय बुद्धि की इतनी ज्यादा डेवलपमेंट तो हुई नहीं है ना, बुद्धि इतनी ज्यादा डेवलप हुई नहीं है, एग्रीकल्चर समझ नहीं आ रहे, किस तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न होता है नहीं पता, ऊपर से आइस एज चल रहा है, जब तक सनलाइट नहीं होगी तब तक वो नदियां नहीं बन पाएंगी, बर्फ पिघलेगी तभी तो पानी आएगा, पानी आएगा तभी तो मिट्टी बन पाएगी, मिट्टी बन पाएगी तभी तो कुछ ग्रो कर पाएगा। तो उतना ज्यादा ये आइस एज वाला पीरियड था, तो यहां पर जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था। ओवर द टाइम जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे अर्थ के अंदर चेंज आया, वैसे वैसे स्पीसीज के ऊपर भी उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो जब समय आगे बढ़ा तो 12,000 साल से लेके जो है आपका जो 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, इसको हम कैटेगराइज करते हैं मीजोलिथिक एज के अंदर, मतलब मिडल स्टोन एज। पहले ये लोग बड़े बड़े पत्थर यूज किया करते थे शिकार करने के लिए, कि हिरण को मारना है, हाँ हाँ लो मैं इतना बड़ा पत्थर लेके जा रहा हूं, अरे भैया देख लेना तू छोटा पत्थर लेके भी तो जा सकता है ना। तो पहले बुद्धि तो थी नहीं, अब बुद्धि आ गई मीजोलिथिक एज के अंदर, है ना। तो इस वजह से यहां पर क्या हुआ, जो स्टोन टूल्स का जो साइज हुआ करता था वो छोटा हो गया। छोटा कर दो क्या दिक्कत है, उसी को बोलते हैं माइक्रोलिथ। ठीक है, छोटे छोटे टूल्स यूज किए जाएंगे ताकि इजी टू कैरी है, आराम से मार सकते हैं उसको। फिर जब समय में हम और आगे बढ़ेंगे तो आता है आपका 10,000 बीसी से, मतलब आज से लगभग 12,000 साल पहले स्टार्ट हुआ आपका क्या, नियोलिथिक एज। नियो मतलब न्यू, कि भैया वो पत्थर जो है ना तुमने छोटा तो कर दिया लेकिन देखने में मजा नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर पॉलिश करो, उसकी धारी लगाओ, अच्छा दिखना चाहिए, हर चीज के लिए अलग पत्थर। तो नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। यहां तक आते आते आपका क्या हुआ, एग्रीकल्चर भी स्टार्ट होना शुरू हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न भी स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो स्टोन एज के अंदर हमें मोटा मोटा सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि पूरी स्टोन एज को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करा, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है ना। सबसे पहले पैलियोलिथिक एज जहां पुराने वाले लोग थे, फिर मीजोलिथिक एज जिनमें थोड़ी थोड़ी बुद्धि आने लगी, फिर नियोलिथिक एज जो ज्यादा ही चंट हो गए, है ना, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया कि चलो पशुपालन ही कर लेंगे। तो पहले तो वो बेचारे भागते रहते थे क्योंकि जहां एनिमल को जाना है वहां जाएंगे, यहां पर भी इनको एग्रीकल्चर नहीं आ रहा है। नियोलिथिक के अंदर इनको एग्रीकल्चर समझ आ गया, तो अब क्या होगा, अब ये एक ही जगह रुक सकते हैं क्योंकि खाने का अब इनको दूसरा सोर्स मिल गया। तो अब बार बार भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन आदत तो है ना सर, नॉनवेज तो चाहिए, मजा तो उसी में आता है। तो क्या करेंगे सर, पालना शुरू कर दो ना, भागने की क्या जरूरत है। तो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। अब इनके पास जो है वेजिटेबल मील भी आ गया, नॉनवेज मील भी आ गया। तो अब ये धीरे धीरे एक जगह स्थायी होने की कोशिश करेंगे, एक जगह सेटल डाउन होंगे, यहीं से छोटे छोटे कल्चर डेवलप होंगे, यहीं से छोटे छोटे गांव डेवलप होंगे, वही बहुत सारे गांव मिलकर एक सभ्यता बना देंगे, वही आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन निकल कर आएगी। समझे। तो स्टोन एज के अंदर हमने मोटा मोटा 3 कैटेगरीज मानी अपनी। ठीक है, अब इनके लिए क्या है भाई, स्टोन्स यूज किया करते थे, बहुत सारे सोर्सेज हुआ करते थे अलग अलग तरीके से, मीट काटने के लिए, बोन्स के लिए, है ना। इसके अलावा क्या नाम है, फायर हैंडल वुड का यूज किया करते थे। फायर का ऑलरेडी आविष्कार कर ही दिया था, एक दिन पत्थर से पत्थर भिड़ा रहे थे, चिंगारी निकल गई, तो फायर का यूज किया करते थे। तो वुड्स का भी बहुत यूज देखने को मिलेगा आपको, बोन्स का यूज देखने को मिलेगा कि कौन कौन से एनिमल्स एग्जिस्ट किया करते थे, क्या क्या इनकी फूड हैबिट्स हुआ करती थी। इवन इसके ऊपर ये नक्काशी भी किया करते थे। तो लगभग
20 लाख सालों तक हमारी पूरी जनता भारत की ऐसी ही रहती थी, जो भी यहां पर छोटे मोटे लोग रहते थे। ठीक है, तो नोमैडिक हंटर एंड गैदरर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते हैं, चाहे फिश हो, बर्ड्स हो या अदर एनिमल्स हो गए। इसके अलावा अलग अलग तरीके के फूड्स जो है वो भी लेते हैं, आपका फ्रूट हो गया, रूट्स हो गया, कौन से सीड्स हो गए, लीव्स हो गए। इसके अलावा लाइफस्टाइल एक जगह स्टेबल नहीं है, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। राइट, इतना ही सफिशिएंट है सीयूईटी एग्जाम को लेके। क्या सर भारत के अंदर कोई इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां पर आपको ऐसे लोग जहां रहा करते थे? हाँ बिल्कुल है, 4 बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं। जैसे सबसे पहले बेटा मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह आती है भीमबेटका। ये भीमबेटका क्यों फेमस है? यहां पर आपको रॉक केव पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, जहां पर इन्होंने पेंटिंग्स बना रखी हैं अलग अलग कि इनकी सोसाइटी कैसे रहती थी, है ना, क्या करा करते थे ये लोग। तो भीमबेटका रेड एंड व्हाइट कलर की पेंटिंग्स थी। इसके अलावा कर्नाटका के अंदर बेटा एक जगह आती है जिसको बोलते हैं हुंसगी। ये हुंसगी में आपको बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स मिले हैं। ऐसे ही यहां आंध्र प्रदेश के अंदर जगह आती है कर्नूल केव्स, यहां पर आपको जो है राख के एविडेंस देखने को मिले, ऐश एविडेंसेस। ऐसे ही यहां महाराष्ट्र के पास एक जगह आती है बेटा पटने, नॉट पटना, पटने की बात कर रहा हूं। पटने के अंदर आपको जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, उसके शेल से मोती बना के मालाएं बना रखी हैं। तो अच्छा खासा भैया फैशन भी चल रहा है। तो पैलियोलिथिक साइट्स भी हैं भारत के अंदर, भीमबेटका हो गया, हुंसगी हो गया, कर्नूल केव्स हो गया और पटने हो गया। राइट, कहां रहा करते थे? नेचुरल केव्स, नेचुरल शेल्टर्स के अंदर रहा करते थे ये लोग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इसकी। ठीक है, अब पत्थर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पत्थर से ही टूल्स बनाते थे। तो उनको तोड़ तोड़ के बिड़ा बिड़ा के, तो एक दिन क्या हुआ, फ्रिक्शन की वजह से चिंगारी निकली, चिंगारी की वजह से आग रहेगी, तो आग का आविष्कार हो गया। तो अब आग का ये लोग मल्टीपल तरीके से यूज करते थे, खाना पकाने में यूज, क्योंकि इससे पहले तो कच्चा खाना खाते थे। अब जो है मीट पका के खा पाएंगे, जंगली जानवरों को डरा पाएंगे, रात को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मजा आ जाएगा, अंधेरा नहीं दिखेगा ज्यादा, और सर्दियों के समय में आग का अच्छे से यूज भी कर पाएंगे, गर्मी बनी रहेगी, है ना। तो मजा आ रहा है एकदम, तो बढ़िया चल रहा है। तो वही अभी मैंने बताया, अलग अलग आपकी ये 4 जो है जगह देखने को मिलेंगी। एक्सेल्स के ऊपर डिजाइन बना रखे हैं, बीट्स बना रखे हैं इन लोगों ने। ठीक है, अब इसके अलावा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पेंटिंग्स जो है भीमबेटका के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके की आपको कुछ पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, रेड एंड व्हाइट कलर की पेंटिंग्स। ठीक है, यहां आपको शायद फोटो के अंदर नहीं दिख रहा, बट यू विल सी कुछ इस तरीके से स्टिक लाइक पेंटिंग। जैसे अगर हमें नॉर्मल एक कोई ड्राइंग बनानी हो कि एक लड़का है, हाँ येलो लड़का बना दिया, क्या दिक्कत है, येलो बना दिया, है ना, इसी को बोलते हैं स्टिक लाइक पेंटिंग। तो इस तरीके से जो है पेंटिंग्स बना रखी हैं पैलियोलिथिक एज वाले लोगों ने, जो उनकी सोसाइटी के बारे में दर्शाता है। ठीक है, मैन और वुमेन दोनों ही काम करते थे। हाँ जी बिल्कुल, दोनों ही काम करते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो लगभग 12,000 BC तक लोग बाग ऐसे ही रहते थे, भटकते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। फिर मीजोलिथिक एज के अंदर थोड़ा बहुत सेटल डाउन होना शुरू होंगे, और फिर नियोलिथिक एज के अंदर अल्टीमेटली एडवांस टूल यूज करेंगे, सोसाइटी के अंदर चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि अब ये लोग स्टेबल हो गए हैं, अब एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहे हैं, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया है, मोर सेटल्ड वे ऑफ लाइफ। तो बहुत सारी साइट्स डेवलप होने लगेंगी, ऐसी ही सेटल्ड साइट्स, और यही आपकी अल्टीमेटली क्या करेंगी भाई, आपकी जो है बना देंगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन निकल कर आ जाएगी उसके बाद। तो वही लिखा हुआ है कि इनिशियली जो है आपका आइस एज चलता था, क्लाइमेट बिल्कुल ठंडा हुआ करता था। तो ओवर द टाइम जब अर्थ की जियोलॉजी के अंदर चेंज आया, अर्थ के अंदर चेंज आया, हम लोग वार्मर क्लाइमेट की तरफ जाने लगे। तो धीरे धीरे सनलाइट की वजह से बर्फ पिघलने लगेगी, पिघलेगी तो पानी आएगा, जिसकी वजह से ग्रासलैंड्स डेवलप होंगे। तो आपकी नेचुरली वाइल्ड ग्रास डेवलप होंगी, जो जंगली अनाज हुआ करते थे सबसे पहले वो डेवलप होंगे। एनिमल्स की आपको बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलेंगी। तो बहुत ही रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आपकी नियोलिथिक एज के अंदर स्टार्ट हो गई। तो बेसिकली छोटे छोटे कल्चर अब डेवलप होना शुरू हो रहे हैं आपके। ठीक है, क्या आपको नियोलिथिक की कोई साइट्स भारत के अंदर देखने को मिलती हैं? हाँ जी बिल्कुल देखने को मिलती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर ऑफ गुफकराल, ये इतनी इंपॉर्टेंट साइट है। यहां पर एक खास बात देखने को मिली कि जब भी किसी को दफनाया जाता था ना, तो उसके साथ बेसिकली एक कुत्ते को, एक डॉग को दफनाया जाता था। ठीक है, एक डॉग को दफनाया जाता था कश्मीर। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है एक जगह देखने को मिलेगी मेहरगढ़, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, आज के पाकिस्तान के अंदर है ये। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है आपकी। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पे कि भाई पैलियोलिथिक की साइट कौन सी है? जैसे भीमबेटका क्यों इंपॉर्टेंट है सर? वो कि पेंटिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नियोलिथिक साइट कौन सी है सर? वो कश्मीर और गुफकराल हो गया। तो ये सिर्फ मोटा मोटा ऊपर से पढ़ते हुए निकल जाना है, कोई बाय हार्ट स्टोन एज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। जिस टॉपिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा उस पर मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो स्टोन एज में बस मोटा मोटा हमें यही ध्यान देना है कि आपके पास 3
तीन तरीके की कैटेगरी निकल कर आई, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। यहां से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलेगा, और नहीं तो इतना पढ़ लिया सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन मतलब यह है कि एक जगह रुकेंगे और सेटल वे ऑफ लाइफ शुरू होगा, जिसकी वजह से कल्चर डेवलप होएगा और सिविलाइजेशन आपकी इंडस नदी के किनारे निकल कर आएगी, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। तो अब हम सीधा अपना नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग आपका 2700 बिफोर कॉमन एरा से लेके लगभग आपका 1700 या 1800 बिफोर कॉमन एरा तक है। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम जीरो की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे बेसिकली। तो ये है आपका इंडस वैली का टाइम पीरियड। अगर मैं बोलूं कि इंडस वैली हड़प्पा संस्कृति आज से कितने समय पहले हुआ करती थी, तो इसी में आप 2000 और ऐड कर दोगे, क्योंकि कॉमन एरा वाले भी तो हैं। तो आज से लगभग 4500 साल पहले आपकी हड़प्पा संस्कृति भारत के अंदर हुआ करती थी। तो क्या एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि हड़प्पा की स्टोरी बता रखी है, क्या क्या स्पेशली फीचर्स हैं आपके हड़प्पा संस्कृति के, आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट सिटीज, कौन कौन सी लोकेशन पर अलग अलग साइट्स हैं, इनकी लाइफ कैसे हुआ करती थी, किस तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट के मटेरियल बनाया करते थे, क्या खाना खाया करते थे, और फिर अल्टीमेटली ये खत्म किस तरीके से हो गई, क्या मिस्ट्री है हड़प्पा संस्कृति के खत्म होने की। तो आपको ये थोड़ा बहुत जो है इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे ओरिजिन की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि भाई भारत के ऊपर ब्रिटेन ने राज किया है, तो ब्रिटिश रूल चल रहा था हमारे ऊपर। तो 1850s के दौरान भारत के अंदर क्या हुआ, रेलवे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ कि भाई चलो रेलवे बनानी है। अब रेलवे लाइन बिछानी है तो आपको खुदाई करनी पड़ेगी, एक्सकवेशन करना पड़ेगा। तो जब ये खुदाई का काम चल रहा था तो उनको कहीं से ईंटें मिल गई खुदाई में। हड़प्पा जो नाम की जगह है पाकिस्तान के अंदर आती है आपकी, यहां पर खुदाई चल रही थी तो उनको ईंटें मिल गई। तो उन्हें लगा कि यार ये ऐसी कोई होगी, कोई 600-700 साल पुराना कोई गांव बाव होगा और ज्यादा पुराना नहीं होगा। तो उन्होंने वो ईंटें यूज करनी शुरू कर दी रेलवे लाइन में, अपने मॉन्यूमेंट्स के अंदर, है ना। 100 साल तक ईंटें चुराते रहे। अल्टीमेटली 1920 के अंदर जब दयाराम साहनी निकल कर आए, उनको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई ये तो गलत चीज है, ये तो बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता की ईंटें लग रही हैं, आप देखो। तो हड़प्पा साइट जो है वो दयाराम साहनी ने खोजी, और मोहनजोदड़ो साइट जो है वो राखलदास बनर्जी ने 1921 के अंदर डिक्लेयर करी, और तब जाके दुनिया को बताया कि भाई साहब सबसे पुरानी, सबसे एडवांस सिविलाइजेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो ये उसकी कहानी निकल कर आई कि इंडिया के अंदर किस तरीके से आईवीसी का स्टार्ट होता है, ठीक है। अब बेसिकली इसकी जितनी भी आपको साइट्स देखने को मिलेंगी आज के टाइम पर 1500 से ज्यादा इंडस वैली की साइट्स हैं, 1500 से ज्यादा अलग अलग जगह पर साइट्स हैं, ठीक है। तो कहां कहां पर आपको मोस्टली देखने को मिलेगी, तो आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी, पंजाब के अंदर देखने को मिलेगी, और सिंध वाले रीजन के अंदर देखने को मिलेगी। अगर इंडिया की बात करें तो आपको गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इवन यूपी के अंदर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया के अंदर 1500 से ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो यहां इस पूरे नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में आपकी हड़प्पा संस्कृति हुआ करती थी, और यहीं पर सारी की सारी साइट्स जो है इनकी बिखरी हुई, ठीक है। हमें इन साइट से क्या क्या मिला, वट वी हैव फाउंड स्पेशली, हमें क्या क्या मिला यहां से, हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिले हैं इन सारी ही सिटीज, इन सारी ही साइट से। जैसे ये लोग जो घड़े बनाया करते थे, जो पॉटरी बनाया करते थे, उस पे पेंटिंग जो किया करते थे, दैट इज रेड एंड ब्लैक पॉटरी। रेड कलर की पूरा पॉट होगा, उसके ऊपर ब्लैक कलर से नक्काशी की जाएगी, तो बढ़िया लगता था देखने में। इसके अलावा स्टोन्स और वेट्स का यूज किया जाता था प्रॉपर, कि 10 ग्राम 20 ग्राम कितना सामान लेना है, वो सब चीजें। अपार्ट फ्रॉम आपको बहुत सारी मोहल्स, बहुत सारी सील्स देखने को मिलेंगी। ये सील्स जो है दर्शाती हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ तरीके के ग्रुप रहे होंगे, कुछ ना कुछ तरीके की पावर अथॉरिटी, एक सिंबलिज्म होगा। जैसे अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहें तो सलार मूवी आपने देखी होगी, सलार मूवी के नहीं तो ट्रेलर वेलर देखा होगा, उसके अंदर आप देखो वो सील जो है उसको कोई नहीं रोकता, तो सील शोस पावर, ठीक है। तो सील्स आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बहुत सारी मोतियों की माला, ठीक है, कॉपर के टूल्स जो है यूज देखने को मिलेंगे, ब्रॉन्ज के टूल्स देखने को मिलेंगे, आयरन, और आयरन तो नहीं पता था इनको गोल्ड और सिल्वर के बारे में जो है काफी नॉलेज थी। तो हमें ये बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं स्पेशली हमें इंडस वैली की अलग अलग साइट से देखने को मिलते हैं। जैसे ये चिकनी मिट्टी के बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे फिगर्स बनाया करते थे। आपको ये सील देखने को मिलेगी, जहां से हमें पता चलता है कि कौन कौन से जानवर या क्या पढ़े लिखे लोग थे कि नहीं थे। ये ऑर्नामेंट्स देखो, ज्वेलरी आपको देखने को मिल रही है। ये अलग अलग तरीके के टूल्स हुआ करते थे इनके पास, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये लोग अलग अलग तरीके से गाड़ियों का यूज किया करते थे। इवन ये जो हड़प्पा संस्कृति वाले लोग थे, ये तो मेसोपोटामिया, ये तो अपना पार करके भैया अपना लैंड ही पार करके दूसरे सभ्यता में चले गए, है ना। तो उनसे भी मिलकर आए। तो आपको कैसे पता कि यही लोग गए थे? आपको ना बोट की सील्स मिल रही है। सील्स एक ही तरीके की थोड़ी होती है, सील तो बहुत तरीके की, मोहरे तो बहुत तरीके की हो सकती हैं। तो यहां पर आपको जो है बोट की सील देखने को मिलेगी।
इसके अलावा और क्या स्पेशलिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो जितनी भी आपको हड़प्पा संस्कृति की साइट्स देखने को मिल रही हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होती हैं। जैसे जो आपका वेस्टर्न वाला हिस्सा होगा, जो वेस्ट वाला हिस्सा होगा, इसको बोलते हैं सीटाडेल, और जो ईस्ट वाला हिस्सा होगा आपका उसको बोलते हैं लोअर टाउन। तो ये जो सीटाडेल वाला एरिया है इसका साइज जो है वो छोटा होगा, और यहां पर आपको बड़े बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। जो लोअर टाउन है ये आपका एरिया वाइज तो बड़ा होगा, लेकिन यहां पर आपको जो है बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी। तो हमेशा जो इंडस वैली साइट्स हैं, जितनी भी हड़प्पा संस्कृति की साइट्स हैं, वो दो हिस्सों में बटी हुई हैं। वेस्ट साइड जो है वो स्मॉल होगी, हायर लोकेशन पर होगी, कवर्ड होगी, सीटाडेल बोलते हैं उसको, और जो ईस्टर्न डायरेक्शन होगी वहां पर आपको काफी लंबा साइज देखने को, बड़ा साइज देखने को मिलेगा। लोअर सेक्शन यहां पर आप और हम जैसे आम आदमी रहते होंगे, मैंगो पीपल रहते होंगे। तो जितनी भी हड़प्पा संस्कृति की साइट्स हैं वो इस तरीके से स्पेशली दो हिस्सों में डिवाइड होती थी, सीटाडेल एंड लोअर टाउन में। ठीक है, अब सीटाडेल के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, स्पेशल बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, जिनमें से एक आपने देखी भी होगी मूवीज के अंदर, मोहनजोदड़ो आपने नाम सुना होगा, आज के पाकिस्तान के अंदर है। यहां पर इन्होंने बना रखा है द ग्रेट बाथ। बेसिकली एक तरीके का बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है ये, जिसमें ब्रिक्स का यूज किया गया है। इसके अलावा जो है सीमेंट प्लास्टर मतलब जिप्सम का यूज किया गया है, ताकि जो पानी है वो मिट्टी को कीचड़ में ना बदल दे। पानी रुकेगा तो कीचड़ बनेगा, तो बेटर है पानी क्लॉग ना हो, निकल जाए। ठीक है, तो उसकी कोटिंग की जाती थी। आपको जो है नीचे अगर उतरना हो तो प्रॉपर सीढ़ियां बना रखी हैं, चारों तरफ कमरे बना रखे हैं चेंज करने के लिए। इसमें जो भी गंदा पानी होगा वो फिर नाली के थ्रू बाहर निकल जाएगा। पूरा का पूरा ड्रेनेज मैकेनिज्म बना रखा है। रूम आपको सारी साइड देखने को मिलेंगे। तो यहां पर अगर कोई पूजा पाठ का काम होता था, रिचुअल होता था, तो वो भी किया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोकल जनता के लिए भी ओपन था कि अगर आपको जाके भैया स्विमिंग सीखनी है, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करनी है, तो आप लोगों के लिए भी वो ओपन था। ठीक है, पब्लिक बाथिंग के लिए भी और डिप ऑन स्पेशल ओकेजन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यही मोहनजोदड़ो से ग्रेनरी मतलब एक तरीके का स्टोर हाउस, वेयर हाउस देखने को मिला, जहां पर ये अपना सारा का सारा अनाज वगैरह इकट्ठा करके रखते थे कि बाई चांस अगर आगे कभी कीड़ा वीड़ा लग जाए अनाज में, या नेचुरल कैलेमिटी डिजास्टर की वजह से नहीं उगा पाए, तो एटलीस्ट बाद में काम आ सके वो अनाज। ठीक है, तो ग्रेनरीज में ये लोग अपना खाना पीना सामान इकट्ठा करके रखते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक लोथल नाम की जगह आपको देखने को मिलेगी गुजरात के अंदर। ये इनका पोर्ट टाउन हुआ करता था। यहां पर शिप, नाव वगैरह बनाई जाती थी, शिप बिल्डिंग कराई जाती थी। हड़प्पा से तो मैंने आपको बताया ही, सबसे पहली साइट ही डिस्कवर ये हुई थी। इसके अलावा कालीबंगन नाम की जो जगह है, ये आपको जो है राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। यहां से आपको फायर ऑल्टर्स देखने को मिलेगा। फायर ऑल्टर्स का मतलब होता है जो हवन कुंड होते हैं, जहां वहां पर तो या तो आप पूजा पाठ करते होंगे या फिर आप खाना पकाते होंगे। तो फायर ऑल्टर्स आपको कालीबंगन से देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट कालीबंगन जो है ये और भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बेंगल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। यहां पर चूड़ियां बनाई जाती थी। ठीक है, तो फायर वर्शिप का कॉन्सेप्ट भी यहां से निकल कर आ रहा है। और लोथल का जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका पोर्ट टाउन बंदरगाह वाला एरिया हुआ करता था। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स आपको मिले हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मिले हैं आपको बेसिकली, तो आपको बहुत सारी सील्स देखने को मिली हैं। ये जो सील्स हैं, सील्स के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो सर जैसे हम लिखते हैं वैसे ये पढ़े लिखे लोग थे? हाँ, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं, हिंदी वर्णमाला है, ऐसे ही उनके पास भी साइंस थे। बस प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हम इसको समझ नहीं पाए हैं। अभी इस पे रिसर्च चल रही है, अभी इस पे शोध चल रहा है। जिस दिन क्लियर हो जाएगा उस दिन सरकार आगे आ जाएगी। इसके अलावा आपको बहुत सारे टॉयज, टेराकोटा की फिगर्स देखने को मिलेंगी। टेराकोटा बेसिकली क्या होती है? एक तरीके की चिकनी मिट्टी होती है, आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मेटल कौन कौन से हो गए? जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। इनकी बहुत सारी चीजें बनाएंगे, डांसिंग गर्ल की इमेज बनाएंगे। इसके अलावा स्टोन शेल्स, मेटल्स वगैरह यूज किया करते थे, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह बनाया करते थे। खास बात यह है कि ऑर्नामेंट, ज्वेलरी सिर्फ वुमेन, सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि आदमी भी पहनेगा। इसके अलावा यहां पर क्लॉथ वीविंग भी की जाती थी। जो मेहरगढ़ नाम की साइट है, नियोलिथिक वाली, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, ये इंडस वैली का पार्ट बन गई, बाद में आके उसी के अंदर सबजुगेट हो गई। तो यहां पर आपको जो है एक घड़ा मिला जो कपड़े से बंधा हुआ था, कपड़े से ढका हुआ था। ठीक है, तो दैट मीन्स कि भैया कपड़ा बुनना भी आता था। तो इनके पास बहुत सारा काम था करने के लिए। इसके अलावा
जब सामान इकट्ठा करना होता है तो सर वो तो आप नॉर्मल घड़ों के अंदर, नॉर्मल पॉटरी के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन सर जो घड़ा मैं 50 रुपए का खरीद रहा हूं, क्या अंबानी भी वही खरीदेगा? नहीं भाई, वो तो बढ़िया खरीदेगा ना, उसके पास तो पैसा है। तो समाज के अंदर क्लास तो होता ही है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है। जिसके पास कम पैसा है वो सिंपल लाल वाला अपना पॉटरी ले आएगा, घड़ा ले आएगा पानी पीने के लिए। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो क्या करेगा, वो बढ़िया चमकदार घड़ा मंगाएगा। तो इस टाइम पर जो है आपके चमकदार बढ़िया बढ़िया पॉटरी डेवलप की जाती थी, जिसको बोलते हैं फायंस, FAIENCE। ये एक स्पेशल मटेरियल होता था जिसको स्टोन से आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता था, और ये बहुत ही शाइनी, बहुत ही ग्लॉसी हुआ करता था। इसको भट्टे के अंदर पकाया जाता था, जैसे जब आप कभी ग्लास से जब कोई भी चीज बनाई जाती है तो ग्लास को पूरा गर्म करके उसको शेप दी जाती है, वैसे ही बनाया जाता था ये। और थोड़ा सा ग्रीनिश कलर में होता था ये, ब्लू और सी ग्रीन कलर का हुआ करता था। तो दिस शोज कि जिन लोगों के पास रिसोर्सेज थे, पैसा था, वो तो बढ़िया जिंदगी जी रहे थे, और जिनके पास उतनी ज्यादा नहीं था वो अपनी नॉर्मल आम आदमी वाली जिंदगी जी रहे थे। तो आपको क्लास स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्लास की बात कर रहा हूं कि अलग अलग क्लासेस के लोग रह रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो फाइनेंस पोर्ट आपको देखने को मिला। अब ये इतना सारा जो ये सामान बना रहे हैं, इनके पास ये सारा सामान आ कहां से रहा है? तो राजस्थान के अंदर बेटा जगह आती है आपकी खेतड़ी, है ना, खेतड़ी माइंस, एशिया की लार्जेस्ट कॉपर माइंस है ये। ठीक है, तो यहां से जो है ये लोग जो है कॉपर इंपोर्ट किया करते थे। इसके अलावा जो ये अगर प्यारा भारत है, यहां से आप निकलेंगे तो ये सऊदी अरेबिया आएगा, फिर यहां से आप गए, फिर यहां से आपका जो है ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ जाएगा, यहां पर आपका यूरोप आ जाएगा, ये आपका सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया वाला रीजन आ जाएगा। तो यहां पर आपका दिलमुन और मगन नाम की जगह है, जो मेसोपोटामिया वाली सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है, तो यहां से ये लोग कॉपर इंपोर्ट किया करते थे। तो अलग अलग जगह से अलग अलग सामान मंगाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान से जो है टिन मंगाया जा रहा है, गोल्ड जो है वो कर्नाटक से मंगाया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग तरीके के स्टोन्स जो है गुजरात ईरान वाले रीजन से मंगाए जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा इनको रॉ मटेरियल भी आसपास के एरिया से भी मिल रहा है और बाहर के फॉरेन नेशन से भी मिल रहा है। तो अच्छा खासा इनका ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है, धंधा पानी बढ़िया चल रहा है एकदम। आर्ट एंड कल्चर पे ही डिपेंडेंट रहते थे मोस्टली ये लोग, तो रॉ मटेरियल भी आसानी से इनको मिल रहा है। इसके अलावा सर फिर खाना पीना कैसे होगा? तो खाना पीना ये लोग क्रॉपिंग पैटर्न क्या करते थे, एग्रीकल्चर जो करते थे वो हमेशा मेन सिटी के बाहर वाले एरिया में करते थे। ठीक है, फूड फ्रॉम कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब ये होता है मेन शहर के जो बाहर वाला एरिया होता है, गांव वाला जो एरिया होता है, वहां पर सारा उगाया जाता था और फिर उसको शहर में लाया जाता था। ठीक है, इस क्या क्या खाते थे सर? व्हीट हो गया, बार्ले, पल्सेस, मटर, राइस, सीजम, लिनसीड सब खाया करते थे। इसके अलावा फ्रूट्स, फिशिंग, हंटिंग, ये तो अब भी चल रहा है, डोमेस्टिकेशन अब भी चल ही रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। वुडन प्लो का यूज किया जा रहा है, ठीक है, हल का यूज किया जा रहा है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन में बुलक कार्ट्स का यूज किया जा रहा है, इरिगेशन फैसिलिटीज लगाई हुई हैं। तो कैसे नहीं कहोगे आपकी एडवांस सिविलाइजेशन नहीं है? बिल्कुल एडवांस है ये तो। अब जैसे धौलावीरा नाम की जगह है, ये भी हड़प्पा संस्कृति की एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जो आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो है इतना बढ़िया, ये इतनी बड़ी साइट है कि यहां पर जो है इन्होंने 3 डैम्स बना रखे थे। ठीक है, 3 डैम्स बना रखे थे, इतनी बड़ी साइट है। यहां पर इवन इनको स्क्रिप्ट भी देखने को मिली है जो हड़प्पा वाले लिख के गए हैं। यहां पर 10 सिंबल हैं। बस बात यह है कि अभी तक हम इनकी स्क्रिप्ट समझ नहीं पाए हैं। जिस दिन समझ लेंगे उस दिन मजा आ जाएगा, है ना। तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, आपको सिंबल्स तो देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको वहां पर जो है फोटोज भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहां पर कुछ कुछ सिंबल बना दिए ABCD, और ये देखो आपको बोट की एक फोटो भी देखने को मिल रही है। तो पिक्टोग्राफिक स्किल्स आपको देखने को मिल रही है। लोथल के बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया, ये जो है एक डॉक यार्ड हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था, यहीं पर शिप बिल्डिंग का काम किया जाता था, यहीं पर सारे के सारे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बनाई जाती थी, चाहे वो मेटल्स की हो, चाहे वो स्टोन्स की बना रही हो, या आप शंकु की बना रही हो, जो शेल्स वगैरह हुआ करते थे। आप देखते हो ना कौड़ी वगैरह, जो जिनको काउरीज बोलते हैं, वो आपको कोस्टल एरिया में मिलती है, उनसे अलग अलग तरीके की चीजें बनाया करते थे ये लोग। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपकी साइट्स हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर। अब सर जो यहां पर घर पे जो लोग बाग रहा करते थे, वो घर कैसे हुआ करते थे? तो वो ईंटों के घर बने होते थे, मेड फ्रॉम ब्रिक्स। 1 से 2 स्टोरीज आपको हाउसेस देखने को मिलेंगे। बीच में एक बरांडा होगा और फिर उसके चारों ओर जो है कमरे होंगे। तो जिससे जितनी ज्यादा सनलाइट आएगी उतनी ज्यादा डिस्पर्स होएगी, तो बढ़िया रहेगा, मजा आ जाएगा, हवा भी अच्छे से पास ऑन हो पाएगी, है ना। टॉयलेट्स और बाथरूम दोनों ही सेपरेट हुआ करते थे, जो आज के टाइम पर हो रहा है। ठीक है, तो सेपरेट हुआ करते थे। तो दिस शोज की कितने हाइजेनिक लोग थे, साफ सफाई रखा करते थे। ड्रेनेज की अगर बात करें, जितना भी गंदा पानी, जितना भी गंदगी होगी, वही सबसे बेस्ट इन्होंने मैनेज करा।
कवर ड्रेनेज लाइन हुआ करती थी। आज आप यही तो देखते हो कि जो आपकी मेन रोड बनी हुई है उसके बीच में आपने मेन होल बना रखा है, फिर नीचे से पाइपलाइन जा रही है जो सारा वेस्ट प्रोडक्ट लेके जाती है। तो वैसे ही इन्होंने कर रखा था, कवर ड्रेनेज हुआ करते थे स्ट्रेट लाइंस में, और स्ट्रेट लाइंस में तो छोड़ो ग्रिड पैटर्न के अंदर हुआ करते थे। इनका जो पूरा शहर हुआ करता था लोअर टाउन, वो इस तरीके से ग्रिड पैटर्न के अंदर हुआ करता था, 90 डिग्री पैटर्न के अंदर, कि ये नालियां हैं सारी की सारी, और इनके फिर यहां पर घर बनाए, इनके यहां फिर घर बनाए इस तरीके से यहां पर फिर घर बनाएंगे इस तरीके से। तो स्ट्रेट लाइन में घर बना रखे हैं, इसी को बोलते हैं ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा कनेक्टेड टू ईच हाउसेस, ताकि हर घर से जो है गंदा पानी आए और निकल जाए। इंस्पेक्शन के लिए होल्स बना रखे हैं, मेन होल्स बना रखे हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पानी वाटर मैनेजमेंट सबसे अच्छे तरीके से किया इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों ने। अगर आपको एक मैं फन फैक्ट की बात बताऊं तो आपके घर का आज का जो फ्लश सिस्टम है वो भी इन्होंने ही जो है शुरू करा था, इन्होंने ही बनाया था वो, राइट। इसके अलावा सर लोग बाग रहते कैसे थे, तो सिटी लाइफ बहुत ही बिजी हुआ करती थी। तो सर इतनी बड़ी जो प्लानिंग है, जो इतने सारे शहर चल रहे हैं, सिटीज चल रहे हैं, कोई ना कोई तो चला ही रहा होगा ना। हाँ, मे बी कि शायद वहां पर कोई राजा हो सकता है, या क्या पता डेमोक्रेसी है कि नहीं है ना, या कोई मोनार्की, कोई राजा है कि नहीं है, हमें नहीं पता क्या है, बट देयर इज सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, हमें नहीं पता क्या हो सकता है वो। इसके अलावा क्या इंडियंस इंडिया के बाहर भी ट्रेड किया करते थे? हाँ बिल्कुल किया करते थे भाई, बिल्कुल। अभी तो हमने देखा मेसोपोटामिया वालों के साथ बात चल रही है, ये प्रीस्ट किंग की एक मूर्ति मिली है हड़प्पा से। तो अब या तो ये राजा हो सकता है या ये पंडित हो सकता है, हमें कोई एक्जैक्टली पता थोड़ी ना है। तो प्रीस्ट किंग की इमेज आपको देखने को मिलेगी, विच शोज दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है आपका 1800 1700 बीसी तक आते आते क्या हुआ, आपकी पूरी की पूरी जो हड़प्पा संस्कृति है वो डिक्लाइन हो गई। डिक्लाइन कैसे हो गई? जितनी भी साइट्स हुआ करती थी उन्होंने अपने वो अलग अलग टाइम पीरियड में जो है खाली हो गई। सर खाली क्यों हुई? लोग बाग यह जगह छोड़ के दूसरी जगह क्यों गए? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ, नदियों का पानी सूख गया होगा शायद इस वजह से, या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा शायद इस वजह से। जो साइट्स वाले लोग थे उनको भी अपनी जगह बदलनी पड़ी होगी, ठीक है। इसके अलावा ड्रेनेज लाइन ब्रेकडाउन हो गई होंगी। तो इकोलॉजिकल डिसबैलेंसेस और फ्लड को, इन सब चीजों को हम कारण मानते हैं हड़प्पा संस्कृति के खत्म होने का। यहीं पर आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा आर्यन इन्वेजन थ्योरी, की आर्यंस ने हड़प्पा संस्कृति को खत्म करा और फिर भारत के अंदर वैदिक एज स्टार्ट हुई। तो याद रखना बेटा, आर्यंस ने कभी भी अटैक नहीं करा, हम ही ओरिजिनल आर्यंस है। ये तो ब्रिटिशर्स ने एक बेकार का र्यूमर, एक झूठ फैलाया था ताकि हम लोग अपने ऊपर भरोसा ना कर सकें, हम लोग अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन के ऊपर भरोसा ना कर सकें, ठीक है। तो आर्यंस हम ही हैं असली, हमारे ऊपर कभी भी कोई आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ, ऐसा कोई भी आपको प्रूफ देखने को नहीं मिलता। तो हड़प्पा संस्कृति आपकी 1500 तक 1600 तक आते आते खत्म हुई, और इसके बाद जो आपका नया टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड वैदिक एज, ठीक है। तो वैदिक एज जो है आपका नया चैप्टर स्टार्ट होता है, और यहीं पर आपका जो है वेद निकल कर आएंगे, आपके चारों वेद निकल कर आएंगे, ठीक है। तो वैदिक एज की अगर हम बात करें तो ये आपका स्टार्ट होता है लगभग 1500 बिफोर कॉमन एरा से लेके 600 बिफोर कॉमन एरा। हम लोग कहां जा रहे हैं? धीरे धीरे जीरो की तरफ जा रहे हैं। तो इसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, एक है आपका अर्ली वैदिक एज और एक है आपका लेटर वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज जो है वो आपका 1500 से लेके 1000 तक, और लेटर वैदिक एज वाला आपका 1000 से लेके 600 बीसी तक, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐसे अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। यहीं पर आपके वेद कंपाइल किए गए, यहीं पर सोसाइटी, राजाओं का कॉन्सेप्ट, सभाओं का कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे निकल कर आएगा, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली दो पार्ट के अंदर चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर हम थोड़ा सा वेदों के बारे में जानेंगे, किस तरीके से लैंग्वेज डेवलप हुई, किस तरीके से ऋग्वेद की स्टोरी है। विश्वामित्र गुरु का आपने नाम सुना होगा, अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपको देखने को मिलेंगी, लोगों की लाइफ किस तरीके से थी, घोड़े किस तरीके से यूज किए जाते थे अलग अलग तरीके से, जबकि जो हॉर्सेज हैं वो तो इंडिया के अंदर नेटिव होते भी नहीं थे, ये तो बाद में आए हैं, ये तो वेस्ट एशिया से आए हैं भारत के अंदर। और फिर इसी चैप्टर के अंदर जो सेकेंड पार्ट होगा वो होगा आपका साउथ इंडिया के अंदर एक छोटा सा एक टॉपिक निकल कर आता है, मेगालिथिक एज। यहीं पर सबसे पहले जो है आयरन की डिस्कवरी हुई थी, तो आयरन एज भी बोला जाता है इसको साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इनकी भी अलग अलग प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, तो वो स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम वैदिक एज की बात करें तो अर्ली वैदिक एज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक चला, ठीक है। और जो सबसे पहला वेद कंपाइल किया गया था दैट वाज ऋग्वेद, दिस वाज द ओल्डेस्ट वेदा। अब ये जो वेद है ये बेसिकली है क्या? वेदों के अंदर आपके बहुत सारे प्रेयर्स होती हैं, श्लोक्स होते हैं। तो जो आपका ऋग्वेद है इसके अंदर टोटल आपके 1028 श्लोक हैं, ठीक है। 1028 श्लोक हैं, मंत्र हैं,
और इन पूरे मंत्रों को 10 किताबों के अंदर विभाजित किया हुआ है, 10 मंडल्स के अंदर विभाजित किया हुआ है। तो हर एक मंडल जो है अलग अलग ऋषि मुनि ने लिखा है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे तो एक एक मंडल एक एक ऋषि मुनि ने लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये इनिशियली लिखा नहीं गया था, ये तो ओरली ट्रांसमिशन चल रहा है सारा का सारा, सिर्फ बोल के कि मैं यहां पर कुछ मंत्र बोल रहा हूं, मेरे शिष्य सुनेंगे, अब वही शिष्य इसी चीज को रिपीट करते रहेंगे, फिर अपनी फर्दर जनरेशंस में भेजते रहेंगे। ठीक है, तो ओरली ट्रांसमिशन चल रहा है, लिखा हुआ कुछ भी नहीं चल रहा है। राइट, तो इस बात को याद रखना है। जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे ये ओरली कंपाइल किया करते थे इन चीजों को, और फिर जो है पास ऑन किया करते थे जनरेशन बाय जनरेशन। अब ये जो ऋग्वेद है इसके अंदर बेसिकली क्या दिया गया है? ऋग्वेद के अंदर बहुत सारी प्रेयर्स, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो अलग अलग भगवानों को ऑफर्स की गई हैं, अलग अलग गॉड और गॉडेसेस को। जैसे अग्निदेव हो गए, इंद्रदेव हो गए, सोमदेव हो गए, उषा हो गई, अरण्या देवी हो गई। तो ये अलग अलग गॉड एंड गॉडेसेस को जो है डिनोट की गई है प्रेयर्स इसमें। ऐसे ही जब आप लेटर वैदिक एज के अंदर आते हैं तो लेटर वैदिक एज के अंदर आपके बाकी के तीनों वेद कंपाइल किए गए। तो उसमें से जो सबसे पहला निकल कर आया सामवेद। सामवेद के अंदर याद रखना है बात, ओरिजिन ऑफ म्यूजिक, ओरिजिन ऑफ म्यूजिक कि किस तरीके से म्यूजिक का ओरिजिन है। भाई ऋग्वेद के अंदर आपने प्रार्थनाएं तो बता दी कि क्या प्रार्थना किसको देनी है, लेकिन देनी कैसे है। जैसे जब भी आप कभी पूजा में बैठते हैं तो आप देखते होंगे कि जब भी कभी मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो कभी एकदम स्पीड बढ़ा देते हैं, कभी एकदम पिच बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकल कर आ रहा है? तो इस सामवेद ने बताया कि ऋग्वेद के अंदर जो श्लोक लिखे हुए हैं उनको आपको बोलना कैसे है, बोलना कैसे है। ठीक है, इसके बाद यजुर्वेद। अब यजुर्वेद आपको बोलता है कि प्रोसेस क्या होगा। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको अलग अलग हवन सामग्री लगती है कि भाई ये 2 किलो चावल लगेंगे, 1 चुन्नी लगेगी, 2 नारियल लगेंगे, ये सब चीजें लगते हैं ना। तो प्रोसेस, जो भी फॉर्मूलेज होते हैं किसी भी यज्ञ को कंडक्ट कराने के लिए, उसको वो सारा का सारा आपका यजुर्वेद के अंदर मेंशन्ड है। और फिर लास्ट आता है आपका अथर्ववेद। ये जो अथर्ववेद है इसके अंदर बेसिकली तांत्रिक एक्टिविटीज, ठीक है, तांत्रिक एक्टिविटीज वगैरह ऐड हो गई थी। सुपरस्टिशन ऐड हो गया था। कैसा कि वो अगर बिल्ली चली जाए ना सामने से तो रास्ता काट जाए तो जाना नहीं है ना, और कुछ मीठा खा के बाहर नहीं जाना है, और मंगलवार को नाखून नहीं काटने हैं, और चप्पल उल्टी नहीं छोड़नी है ना, वरना ब्रेकअप हो जाएगा तो लड़ाई हो जाएगी। तो ये सारी सुपरस्टिशन वाली चीज जो है अथर्ववेद के अंदर ऐड होने लगी। तो ये टोटल आपके 4 वेद हैं, जिसमें जो सबसे पहला वेद है वो अर्ली वैदिक एज के अंदर लिखा गया, और फिर बाकी तीनों जो है वो बाद में कंपाइल किए गए हैं। राइट, आई होप इतना क्लियर होगा। सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, चारों वेद हो गए। उसके बाद इनको किसने बनाया? बेसिकली ये जितने भी हाइम्स हैं इनको किसने बनाया? तो जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, जितने भी हमारे सेजेस हैं, वो उन्होंने ही बेसिकली ये सारी की सारी कंपाइल की है। विश्वामित्र गुरु हुआ करते थे, बहुत सारे आपके जो है ऋषि मुनि हुआ करते थे, ऋषि कानव हुआ करते थे, बहुत सारे। कैसे बनाया? ओरली कंपाइल किया है, ओरली कंपोज किया है, लिखा कहीं पे नहीं गया है। डेडिकेटेड टू गॉड्स, अलग अलग गॉड्स को प्रेयर ऑफर करी गई है। जनरेशन बाय जनरेशन इनको पास ऑन किया है ओरल ट्रांसमिशन के द्वारा। प्रीस्ट अपने स्टूडेंट्स को सिखाएगा, स्टूडेंट इसको रिसाइट करेगा, और फिर यही साइकिल आगे चलती रहेगी। बाद में इनको जो है मैन्युस्क्रिप्ट या जो बर्ड्स ऑफ द ट्रीज होती हैं उनके ऊपर लिखा गया, ताकि कहीं ना कहीं तो बचा के रखा जा सके थोड़ा बहुत। तो ऋषि मुनियों ने बनाया ये। अब इसी दौरान जब लिखा गया होगा तो किसी ना किसी स्क्रिप्ट, किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा होगा, तो यहीं से आपकी संस्कृत लैंग्वेज डेवलप होती है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये जो आपका प्यारा भारत है, तो जो आर्यंस की जो थ्योरी चली थी, उन्होंने बोला कि आर्यंस जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुए। कुछ यहां तिब्बत वाले में गए, कुछ इंडिया के अंदर है, कुछ इधर से ईरान होते हुए जो है ऊपर यूरोप के अंदर चले गए। तो ये जो लोग थे ना आर्यंस, ये बेसिकली कोई ग्रुप नहीं है, दिस इज अ लैंग्वेज ग्रुप। एक ही फैमिली के अंदर बहुत सारे भाई होते हैं, फिर बहुत सारे भाई अपना अलग अलग घर बना के रह सकते हैं ना। इन द सेम वे यहां पर भी ऐसा ही है। इंडो आर्यन एक ज्वाइंट फैमिली है जिसके अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलेंगी, जैसे संस्कृत हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी, कश्मीरी, अलग अलग। इवन इसमें आपको इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन ये सब देखने को मिलेगी। तो आर्यन एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर छोटी छोटी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं आपकी। ठीक है, इसके अलावा आपको इंडिया के डिफरेंट पार्ट में और भी अलग अलग तरीके की लैंग्वेज एथनिसिटीज के लोग देखने को मिलेंगे, जैसे तिब्बतन बर्मा वाली हो गई। ये वाला खैर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
इसके अलावा ऋग्वेद की अगर बात करें तो क्या है भैया, संस्कृत में लिखा हुआ है। हाइम सारी सारी श्लोक किसको, गॉड्स को डेडिकेट की हुई है। और यहां पर नदियों को भी भगवान के रूप में पूजा गया है, रिवर्स वर्शिप एज गॉड्स। हमारी एनसीईआरटी के अंदर इवन जो है कहानी दे रखी है विश्वामित्र और दो नदियों की, सतलुज और ब्यास नदी की। बेसिकली विश्वामित्र गुरु को एक रास्ता नदी को क्रॉस करके दूसरे लैंड पे जाना था, तो उन्होंने वहां पर सतलुज और ब्यास नदी के आगे प्रेयर्स ऑफर करी कि हे माता हमें जाने का रास्ता दीजिए। तो उन्हीं प्रेयर्स, उन्हीं श्लोक के अंदर ये बाकी चीजें भी बताते हैं। विश्वामित्र ने क्या करा, अपना बोला कि भैया हमें थोड़ा रास्ता दे दीजिए जाने के लिए। तो यहां पर जो है हॉर्सेस का, काउस का मेंशन किया है, ठीक है। नदियां तो सारे इंसानों का बहुत ध्यान रखती हैं, पानी ध्यान रखता है। इसके अलावा फ्लो के बारे में बात करी है कि किस तरीके से काम नदियां फ्लो कर रही हैं, आप किस तरीके से हम इंसानियत की हेल्प करते हैं। तो ठीक है, बाद में नदियों ने इनको रिप्लाई बैक करा कि चलो ठीक है तुम चले जाओ, हम तुम्हें जाने का रास्ता देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कहानियां आपको देखने को मिलेंगी। यहां से हमें भारत की ज्योग्राफी के बारे में, भारत की नदियों के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पर क्या क्या नदियां थी, उनका क्या क्या नाम थे, है ना, किस तरीके से काम धंधा आगे चला। तो क्या सिग्निफिकेंस है, हमें ज्योग्राफी पता चली कि कौन सी नदी का फ्लो किस तरफ है, कैसे जा रही है वो, ठीक है। हमें पता चला कि गाय की हॉर्सेस, गाय की पूजा की जाती थी, हॉर्सेस को आर्मी में रखा जाता था। चैरियट, रथों का मेंशन किया हुआ है, बहुत सारी नदियों का मेंशन किया हुआ है कि भारत के अंदर कौन कौन सी नदियां और उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। गंगा और यमुना जो आज के टाइम पर भारत की इतनी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उनका मेंशन आपको सिर्फ एक ही बार देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी के अंदर ये पूरी कहानी आपकी दे रखी है। इसके अलावा आपको जो है ये भी बताया है कि ये जो पूरा का पूरा जो ऋग्वेद वाला टाइम पीरियड है, इसमें अगर ये भारत है तो अलग अलग ट्राइब्स अलग अलग रह रही हैं, ये अलग अलग कबीले रह रहे हैं बेसिकली। तो आपस में तो लड़ना मैंडेटरी है, आपस में तो लड़ेंगे ही ना, क्योंकि एक्सपेंशन करना है सबको। तो आपस में जब भी ये लोग लड़ते थे तो सिर्फ और सिर्फ गाय के लिए लड़ते थे, कैटल्स के लिए लड़ते थे, ठीक है। कि जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होंगी, जितनी ज्यादा कैटल्स होंगी, वो उतना ही ज्यादा अमीर, उतना ही बड़ा अंबानी अदानी टाइप लोग होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये लोग आपस में लड़ा भी करते थे, जैसे अभी जो थोड़ी देर पहले हमने भरत क्लैन की बात करी, ठीक है। तो भरत क्लैन ने 10 राजाओं को मिलकर हराया था। 10 राजाओं ने एक बार अटैक कर दिया भरत के ऊपर, तो भरत ने सबकी पिटाई लगा दी। उसी को बोलते हैं 10 राजन्य की लड़ाई। उसी के बेसिस पर इंडिया का नाम जो है भारत पड़ा। अब ये जो भी पार्टी हारती थी क्या करते थे, तो उसके रिसोर्स को आपस में लेके आपस में बांट लिया करते थे। तो इस तरीके से जो है हमारे ऋग्वेद वाले काल में जो लोग बाग थे वो रहा करते थे, ठीक है। सोसाइटी में बेसिकली तो आपको 2-3 ग्रुप देखने को मिलेंगे, जैसे जो पावरफुल ग्रुप हुआ करते थे, जैसे प्रीस्ट हो गए, आपके ब्राह्मण्स हो गए, जो सारे के सारे रिचुअल्स और आपके पूजा पाठ कंडक्ट करा रहे हैं। और जो राज हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो बेसिकली डिपेंडेंट है अपनी मिनिस्टर्स, अपने काउंसिल्स के ऊपर। इसके अलावा आपको बहुत सारी ट्राइब्स देखने को मिलेंगी। कुरु हो गया, भरत हो गया, यदु हो गया, पांचाल हो गया। अभी मैंने आपको वही बताया था कि भारत कैसे एक ट्राइब थी और इसी ने बाकियों को निपटाया और फिर जो है इंडिया का नाम भारत पड़ा, राइट। पार्ट 2 के अंदर जो मेगालिथिक एज है, ये बेसिकली आपकी अर्ली वैदिक एज और ट्रांजिशन में जो है कंटेम्प्रेरी आती है। मेगा का मतलब होता है बड़ा, लिथ का मतलब होता है पत्थर। तो साउथ इंडिया के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी साइट्स देखने को मिली जहां पर बड़े बड़े पत्थरों की आपको साइट्स देखने को मिलेंगी। ब्यूरियल्स होता है जहां पर इंसानों को दफनाया जाता है, उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं, तो इसी को बोलते हैं मेगालिथिक साइट। ये मेगालिथिक एज जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। और यही वो साउथ इंडिया है जहां पर सबसे पहली बार आयरन डिस्कवर हुआ, ठीक है। आयरन पहले साउथ इंडिया में मिला, उसके बाद धीरे धीरे जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर मूव करेगा वो। तो यहां पर आपको ये इस तरीके के आयरन टूल्स देखने को मिलेंगे। ये रहा आयरन टूल, है ना, चक्कू बना रखा है, ये चप्पल बना रखी है ना, खड़ा हूं, फ्लाइंग चप्पल रिजीव में तो इंसान मर ही जाएगा आज के टाइम पर यहाँ पर। तो ये सब आपको जो है टूल्स देखने को मिलेंगे आयरन के साउथ इंडिया के अंदर, राइट। इस मेगालिथिक एज की क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स रहेंगे बेसिकली, तो यहां पर आपको बड़े बड़े ह्यूज स्टोन्स ब्यूरियल्स देखने को मिलेंगे, मोस्टली आपको साउथ इंडिया के अंदर यहां पर। इसके अलावा सर्कुलर पैटर्न में रखा होगा पूरा का पूरा, जैसे अगर यहां पर आपने कोई बंदा लिटा रखा है जिसकी डेथ हो गई है, ग्रेवयार्ड है, उसके चारों तरफ जो है बड़े बड़े पत्थर रख देंगे, बीच में एक हॉलो कैविटी होती है, बेसिकली इसी के अंदर डालते हैं वो। आयरन के आपको टूल्स देखने को मिलेंगे, आपको हॉर्स के इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे। जब भी आपको कभी घोड़े पे बैठना होता है तो आप पहले वो एक नकल होता है ना जिसमें आप पैर लगाते हैं, फिर बैलेंस बना के ऊपर चढ़ते हैं, तो हॉर्स इक्विपमेंट आपको जो है देखने को मिलेंगे, ये लोग यूज किया करते थे। आपको हॉर्सेस के स्केलेटन भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे, ज्वेलरी देखने को मिलेगी। दिस शोज द सोसाइटल डिफरेंस कि किसके पास कितना पैसा है, कैसा हिसाब किताब चल रहा है, रिच है, पुअर है, ठीक है, किस तरीके के फीचर्स है। तो मेगालिथिक एज आपका साउथ इंडिया के अंदर जुड़ा हुआ है, ये वैदिक काल के
कंटेम्प्रेरी है, वैदिक काल के कंटेम्प्रेरी है। तो आपको ब्रह्मगिरी जो है कर्नाटक के अंदर, इनाम गांव जो है महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, तो इसलिए एक स्टोरी लाइन में मैं बस इसको बताता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, तो मोटा मोटा अभी तक जो है आपका वैदिक एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये आपके सीयूईटी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं, जैसे अगर हम इंडस वैली की बात करें तो जो भी अलग अलग साइट्स हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, ये कौन सी नदियों के किनारे हैं आपको वो पढ़ना होगा, कहां पर लोकेटेड है वो पढ़ना होगा, या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कहां से मिली वो देखना होगा। उतना ही सफिशिएंट है, उतना ही मोर देन इनफ है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए, तो उतना ज्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर अब जो अपना स्टार्ट होता है उसके अंदर हम थोड़ा महाजनपद और थोड़ा लेटर वैदिक एज के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने जो है अपना सबसे पहले स्टोन एज के बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमने वैदिक एज, और वैदिक एज के अंदर भी जो अर्ली वैदिक एज है, वेदों के रिगार्डिंग जो बातें थी वो हमने करी। आज थोड़ा सा हम अब जो नया टॉपिक, जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर हम जो है बात कर लेते हैं किसकी, एक तो लेटर वैदिक एज की और एक आपका महाजनपद वाले पीरियड की। तो स्टोन एज अपना ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हमने पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक के बारे में बात करी थी। इंडस वैली के अंदर हमने अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइट्स की बात करी थी, कहां से क्या मिला है ना, कौन सी नदी के किनारे है, वो आप वो देखना होता है। वैदिक एज के अंदर हमने बात करी थी अर्ली वैदिक एज की, और इसके साथ हमने बात करी थी मेगालिथिक एज जो है साउथ इंडिया के अंदर थी, वो हमने देखा था। अब इसी वैदिक एज के अंदर एक और पार्ट आता है लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज और महाजनपद को जो है अब हम पढ़ना शुरू करते हैं इस वाले चैप्टर के अंदर। तो जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड है आपका। तो यहीं से जो लेटर वैदिक एज है आपका, ठीक है, यहां से आपका जो है किंगशिप स्टार्ट होती है भारत के अंदर, कि किस तरीके से राजाओं की प्रथा स्टार्ट हुई, राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, किस तरीके से अलग अलग तरीके से यज्ञ करवाए जाने लगे लेटर वैदिक एज के अंदर। क्योंकि पहले सोसाइटी के अंदर उतना ज्यादा रिचुअल्स, उतना ज्यादा कंडक्शन नहीं होता था, लेकिन लेटर वैदिक एज के अंदर ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो वो जो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे वो आपस में लड़ते थे, तो उनका एक्सपेंशन होने लगा, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन होने लगा, तो उनको जनपद बोला जाने लगा। यही जनपद जब आपस में लड़ेंगे, फिर अपना एक्सपेंशन करेंगे, तो उनको महाजनपद बोला जाने लगा। तो लेटर वैदिक एज के अंदर आपके जनपद डेवलप हुए, और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये आपके 16 महाजनपद निकल कर आएंगे। यहां पर इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता था, क्या टैक्सेशन सिस्टम था कि नहीं था, इनकी इकोनॉमी के अंदर क्या चेंज आया, इनकी सोसाइटी के अंदर क्या चेंज आया। जैसे आज के टाइम पर आप देखो इतनी सारी कास्ट निकल कर आई हैं, आपके पास वर्ण सिस्टम है, 4 हमारे पास क्लास है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो किस तरीके से निकल कर आई हैं। अलग अलग किंगडम्स और किंग्स इस तरीके से निकल कर आएंगे। गणसंघ क्या होता है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो अर्ली वैदिक एज के अंदर जो थोड़े बहुत लोग हुआ करते थे, जो छोटे छोटे कबीले थे, ये लेटर वैदिक एज तक आते आते इतने पावरफुल कैसे बन गए कि मतलब इनका कोई अपोज ही नहीं कर सकता था, और बड़े बड़े शासक निकल कर आए। तो इनिशियली बेटा जो अर्ली वैदिक एज हुआ करती थी उसमें जो राजा हुआ करता था वो लोग चूज करते थे। जना का मतलब जो वहां की पॉपुलेशन है, जो लोग हुआ करते थे वो चूज करते थे। लेकिन 3000 साल पहले, मतलब जैसे जब ट्रांजिशन चेंज हो रहा था, तो चेंजेस हुए, और चेंजेस में क्या हुआ, जो राजा था वो ज्यादा पावरफुल बन गया, क्योंकि पहले पावरफुल नहीं था। अब राजा कैसे पावरफुल बना, क्योंकि भैया देखो अगर राजा है तो राजा को तो एक्सपेंशन करना है, रिसोर्सेज चाहिए, अपना देश, अपने प्रजा की भलाई करनी है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, लड़ाइयां लड़ेगा। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी इस तरीके से डेवलप की जा रही है कि अगर हमें जीतना है तो ये वाली पूजा कर लो, ये वाला यज्ञ करवा लो। जैसे आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के लिए, कि घोड़ा दौड़ा दिया और जहां जहां घोड़ा जा रहा है वो वाला एम्पायर के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा, और जो अपोज करेगा उसकी पिटाई लगा दी जाएगी। तो अलग अलग तरीके से यज्ञ किए जाने लगे लेटर वैदिक एज के अंदर, जिससे सोसाइटी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा आने लगी कि तुम ये नहीं करा सकते, तुम ये कर सकते हो, तुम ऐसा ही करोगे, तुम वैसा ही करोगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो पहले ये सब नहीं था। पहले अर्ली वैदिक एज वाली जो सोसाइटी थी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल थी, इतना कोई कास्ट सिस्टम भी नहीं था। लेटर वैदिक एज के अंदर ये पूरा का पूरा कास्ट हायरार्की और पूरी रिजिडनेस आ गई पूरी की पूरी। ठीक है, तो आपको जो है बहुत सारे ऐसे इंडिया के अंदर सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे जहां पर ये आपके लेटर वैदिक रूल एज वाले लोग रहा करते थे। जैसे पुराना किला दिल्ली के अंदर है, मेरठ के हस्तिनापुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, एटा के अंदर अथाजन घेड़ा है। तो यहां पर आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एविडेंसेस देखने को मिलेंगे। जिसके पास जितनी ज्यादा कैटल वो उतना ही ज्यादा बड़ा आदमी होगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो हाँ ऑब्वियसली वो तो पहले से ही स्टार्ट हो गया था, वीट, बार्ले, पल्सेस ये सब तो पहले से ही चल रहे हैं। इनकी जो पॉटरी हुआ करती थी, जो घड़े हुआ करते थे, उसको बोलते हैं पेंटेड ग्रेवेयर। मतलब पहले तो ये पॉट को
भट्टी के अंदर पकाएंगे ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। फिर जब वो पूरा ब्लैकिश और ग्रेइश हो जाएगा तो उसके ऊपर नक्काशी करी जाएगी अलग अलग कलर से, ग्रे कलर से, तो उससे और ज्यादा सुंदर लगता है देखने में। आपको अलग अलग तरीके से प्लेट्स और बाउल्स देखने को मिलेंगे, पॉटरी के रूप में बनाया करते थे जो, ठीक है। यही जनपद, यही छोटे छोटे जनपद आपस में लड़ेंगे और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो महाजनपदों में तब्दील हो जाएंगे और यही आपके 16 बड़े बड़े किंगडम, 16 बड़े बड़े साम्राज्य निकल कर आए, ठीक है। अब ये 16 महाजनपद भी आपस में लड़ेंगे और धीरे धीरे फिर अशोक के टाइम पर आपका मौर्यन डायनेस्टी अखंड भारत बनाएगी पूरा का पूरा, ठीक है। तो लेटर वैदिक केस के अंदर क्या हुआ कि कुछ कुछ जो राजा हुआ करते थे उनकी पावर बढ़ने लगी, उन्होंने अलग अलग तरीके से यज्ञ करवाए ब्राह्मणों से और बदले में ब्राह्मणों को जो है या ब्राह्मण क्लास को अलग अलग तरीके से क्या नाम है टैक्स में छूट दी जाती थी कि आपको कुछ देना नहीं है। इनको लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, लेजिटिमाइज किया कराया जाता था। बेसिकली धर्म को अगर लेजिटिमाइज करना हो तो वो तो ब्राह्मण ही, पंडित ही कर सकता है, और कौन करेगा, और कोई करेगा ही नहीं, है ना। इस वजह से तो कुछ लोग जो है ज्यादा ही पावरफुल हो गए और डायनेस्टीज फॉर्म में निकल कर आए। तो ये जो जनपद हुआ करते थे ये आपस में लड़ेंगे और फिर क्या बनाएंगे, महाजनपद बनाएंगे। तो टोटल भारत के अंदर जो है आपको कुछ 16 बड़े बड़े किंगडम्स दिखाई दिए। मोस्टली ये किंगडम्स आपको नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। मोस्टली ये जो किंगडम्स हैं ये आपको नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। केवल एक ही ऐसा किंगडम है जो यहां नीचे साउथ इंडिया के अंदर है, जिसको बोलते हैं असाक या असमाक बोलते हैं इसको। तो 16 बड़े बड़े महाजनपद निकल कर आए, जैसे कुरु हो गया, पांचाल हो गया, वज्जी हो गया, मगध, अंग, अवंती, गंधर्व और गंधर्व नहीं गांधार, इसके अलावा जो है कंबोज, चंपा, वत्स, मल्ला, छेदी, कोसाल, असमाक। तो सर क्या हमें ये सारे याद करने हैं? नहीं, सारे याद नहीं करने हैं। इनमें से जो मगध था, इनमें से जो मगध था, ये जो मगध था ये क्या करेगा, सारे महाजनपदों को सब्जुगेट करेगा ओवर द टाइम और फिर सबसे बड़ा जो है अपना अखंड भारत निकल कर आएगा यहां पर, ठीक है। तो जनपद के बाद आपका महाजनपद वाला सिस्टम आया। अब ये जो महाजनपद हुआ करते थे, ये जो इतने बड़े बड़े साम्राज्य निकल कर आए, इनके क्या फीचर्स हैं? तो इनकी अपनी खुद की कैपिटल सिटी हुआ करती थी और वो भी फोर्टिफाइड हुआ करती थी। फोर्टिफाइड का मतलब कि चारों तरफ से वो ईंटों की दीवार बना रखी है ताकि कोई अटैक ना कर सके। तो ह्यूज बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी है जो कि ईंटों से बनी हुई होती थी, लकड़ी से बनी हुई होती थी, स्टोन्स की बनी हुई होती थी। जैसे आपको फोटो के अंदर दिख भी रहा होगा कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, फोर्टिफिकेशन के लिए यूज की जाती थी, ठीक है। इसके अलावा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ताकि इनके ऊपर कोई अटैक ना हो सके, राजा की अपनी इज्जत बनी रहे कि देखो कितना बड़ा अपना साम्राज्य है, क्या बढ़िया चीज बना रखी है हमने, अपने लोगों को कंट्रोल कर सके वो। इसके अलावा यहां के जो राजा थे वो लोग अपनी अब आर्मी रखने लगे, खड़े रखने लगे आर्मी की, भैया जरूरत पड़ सकती है, कभी भी कोई भी अटैक कर सकता है। तो सैलरी पे की जानी थी उनको, महीने की सैलरी दी जाती थी, पंचमक कॉइन्स दिए जाते थे कि महीने के आपको इतने सिक्के मिलेंगे, आपको जो है नौकरी हमारे यहां करनी होगी ऐसे ऐसे आर्मी में। इसके अलावा सर राजा कहां से इनको पैसा देगा? अल्टीमेटली राजा के पास भी तो पैसा आना चाहिए। तो राजा के पास पैसा कहां से आएगा? राजा का रेवेन्यू सोर्स क्या है? तो वो अलग अलग लोगों से टैक्स लेता था। वो टैक्स लेता था। जो भी आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आप मेटलर्जी डेवलपमेंट कर रहे हो, जो भी अलग अलग सामान बना रहे हो, वो बेच भी तो रहे हो। तो वहां से आपके पास गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स वगैरह आया करते थे। तो वहां से राजा की इनकम हुआ करती थी। अगर किसी के पास आयरन प्लफ है, लोहे का हल है, तो उससे भी टैक्स लिया जाता था कि ऐसा तुम्हारे पास आयरन का है, लाओ टैक्स लाओ, है ना। तो वो किया जाता था। इसके अलावा जितने भी आपके दास होते थे, ठीक है, जो स्लेव्स हुआ करते थे, उनको यूज किया जाता था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए कि भैया आप जो है हमारे भी यहाँ पे करो सारा, है ना। स्लेवरी के रूप में जबरदस्ती काम कराया जाता था। उन्हीं को जो है कमक्कर बोला जाता था, ठीक है, कामकर बोला जाता था। तो ये लोकल कुछ कुछ वर्ड्स हैं उनके। इसके अलावा ये टैक्सेस क्यों ले जाते थे सर? तो भाई राजा को इतना बड़ा किला बनाया है, इतना बड़ा स्टेट बनाया है, तो मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। अब इंडिया अगर इतना बड़ा देश बना दिया तो मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, तो टैक्स तो लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा आर्मी को मेंटेनेंस के लिए पूरा का पूरा खर्चा चाहिए होता है। तो राजा को अब पैसा चाहिए अपनी आर्मी को देने के लिए, तो वो नए नए टैक्स इंपोज करेगा। तो वो हंटर और गैदरर्स जो लोग हुआ करते थे उनको बोलेगा कि हाँ भाई जो भी तुमने हंट करा है लाओ, उसका थोड़ा सा ट्रिब्यूट दो हमें। आपने जो भी कुछ उगाया है, अनाज जो उगाया है, उसका 1/6 भाग आपको हमें देना पड़ेगा। उसको वो भाग के रूप में टैक्स लिया जाता था। जो भी कोई काम कर रहा है, जो कोई मूर्ति बनाने का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई सोने का काम कर रहा है, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, आयरन स्मिथ, उन सबसे बोलता था कि हाँ तुम्हें 1 महीने के लिए राजा के लिए काम करना होगा एज अ टैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है राजा टैक्स अपना रेवेन्यू बनाता था ताकि वो अपनी स्टेट को, अपनी आर्मी को मेंटेन कर सके महाजनपद वाले पीरियड में, ठीक है जी। अब इन सब महाजनपदों में, इन सब सारे 16 महाजनपदों में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पावरफुल निकल कर आया वो था मगध।
आज के आपको बिहार रीजन के अंदर देखने को मिलता है ये, ठीक है। तो मगध इतना खास क्यों है, क्योंकि ये दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे मिलता है। जहां पर गंगा नदी के अंदर सोन नदी आके मिलती है, वहीं पर बेसिकली आपको इसकी कैपिटल सिटी देखने को मिलेगी। तो यहां से आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकता था, इरिगेशन के लिए पानी यूज कर सकते हैं, घरों में पानी देना है तो वाटर सप्लाई दिया जा सकता है। आसपास का पूरा जो एरिया है वो फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो वहां पर हाथी बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो आप जो है हाथियों को टेम कर सकते हैं यार अपनी आर्मी के अंदर यूज करने के लिए। इस टाइम पर पूरी दुनिया में हाथियों को कोई भी अपनी आर्मी के अंदर यूज नहीं करता था, सिर्फ भारत यूज करता था, ठीक है। क्योंकि हाथियों को टेम करना इतना आसान थोड़ी ना है, पालतू बनाना इतना आसान नहीं है, तो हम लोग तो किया करते थे। इसके अलावा फॉरेस्ट ही इनको अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और वुड्स वगैरह देगा, ठीक है, इनके डेली काम को पूरा करने के लिए। और धीरे धीरे यहां पर जो है आयरन माइंस जब डिस्कवर हुई तो और ज्यादा टूल्स और ज्यादा आने लगे। देखो, एक आपके पास मिट्टी का हल है, एक आपके पास लकड़ी का हल है, एक आपके पास कॉपर का हल है और एक आपके पास लोहे का आयरन का हल है। तो ऑब्वियसली जो आयरन है वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, वो उतना ही ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा जमीन को, उतनी ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी बाहर आएगी, फर्टाइल सॉइल बाहर आएगी, तो बढ़िया रहेगा, एग्रीकल्चर आउटपुट ज्यादा रहेगा। तो आयरन की वजह से अच्छा खासा रिसोर्स आने लगा, ठीक है, अच्छा खासा आने लगा। अब यहीं पर यहां मगध के अंदर जो तुम्हारी डायनेस्टी हुआ करती थी उसको बोलते हैं हरण्यक डायनेस्टी। उसी हरण्यक डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था राजा बिंबिसार ने, इसी का बेटा हुआ करता था अजातशत्रु। इन्हीं लोगों ने मगध को स्टैब्लिश किया था, बेसिकली सबसे पहली डायनेस्टी थी ये। तो जो सबसे पहली आपकी डायनेस्टी निकल कर आई उसको बोलते हैं हरण्यक डायनेस्टी। हरण्यक डायनेस्टी, दिस वॉज स्टैब्लिश्ड बाय बिंबिसार, और बिंबिसार का जो है बेटा हुआ करता था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी गद्दी पर बैठने के लिए, अजातशत्रु, ठीक है। तो इन्होंने ही बेसिकली स्टार्ट किया था ये। इसके अलावा जब हरण्यक डायनेस्टी खत्म होगी फिर उसके बाद आपकी नंदा डायनेस्टी, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी निकल कर आएगी, नंदा राजवंश, जिसके राजा हुआ करते थे महापद्मनंदा, जिन्होंने पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर किया, ठीक है। इस टाइम पर जो कैपिटल हुआ करती थी आपकी बिहार की, मगध की, वो हुआ करती थी बेसिकली आपकी राजगीर नाम की जगह हुआ करती थी। फिर बाद में इसको चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया गया, है ना। तो जब हम अभी थोड़ी देर बाद जब हम पॉलिटिकल डायनेस्टीज के बारे में देखेंगे तब पता चलेगा कि कौन से राजा ने क्या काम किया, ठीक है। नहीं तो हम लोग यहां पर भी देख सकते हैं, जैसे जो बिंबिसार है इसके टाइम पर कैपिटल क्या है, राजगीर है। उसके बाद अजातशत्रु के टाइम पर भी राजगीर है कैपिटल, कैपिटल राजगीर है, ठीक है। अल्टीमेटली जब अजातशत्रु का बेटा आएगा जिसका नाम था उदयन, ये उदयन इसका बेटा है, इसने जो है कैपिटल शिफ्ट करके जो है पाटलिपुत्र कर दी थी। तो याद रखना, मगध की जो कैपिटल है बेटा वो पाटलिपुत्र है, वो उदयन ने करी थी, उससे पहले राजगीर हुआ करती थी। तो ये अलग अलग राजा निकल कर आ रहे हैं। ये वही टाइम पीरियड है जब मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य निकाल कर लेकर आएंगे चाणक्य की मदद से, जब यहां पर मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश की जाएगी। अभी नेक्स्ट चैप्टर वही पढ़ेंगे। तो अलेक्जेंडर ने अटैक करा था इस टाइम पर, ग्रीक अटैक हुआ था, अलेक्जेंडर ने अटैक करा था इस टाइम पर यहां पर, ठीक है। ब्यास नदी तक बेसिकली वो पहुंच चुका था। तो ये वही टाइम पीरियड है बेसिकली। जैसे अलेक्जेंडर ने कब अटैक किया था, तो सर अलेक्जेंडर ने 326 बिफोर कॉमन एरा के अंदर अटैक किया था। और यहां पर जो है अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई थी, किसके साथ हुई थी, अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई थी पोरस के साथ। पोरस राजा हुआ करता था, हिंदू राजा हुआ करता था, बेसिकली उसका नाम था पुरुषोत्तम, ठीक है। ये लड़ाई हुई थी, कहां हुई थी, झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के बैंक पर हुई थी ये लड़ाई। और बेसिकली अलेक्जेंडर ये लड़ाई जीत गया था ऐसा बताया जाता है, लेकिन पोरस ने बैंड बजा दी थी अलेक्जेंडर की, और अलेक्जेंडर फिर यहां से वापस भी चला गया था। वो बेचारा कह रहा कभी हमसे ना हो पाएगा, हम तो जा रहे हैं वापस। तो इसी को बोलते हैं झेलम, बैटल ऑफ झेलम, या इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ वितास्ता, या इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ हिडेस्पास। ये तीनों एक ही हैं। झेलम नदी के अलग अलग नाम है। झेलम नदी को जो है पहले एंशिएंट टाइम में वितास्ता बोलते थे, और ग्रीक वाले लोग इसी को हिडेस्पास बोलते थे, हिडेस्पास। तो ये तीन लड़ाइयां हैं, अलेक्जेंडर के रिगार्डिंग है, चाहे तो आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वज्जी जैसे इंपॉर्टेंट एक आपका जो है क्या, एक गणसंघ हुआ करता था। अब बेसिकली गणसंघ और ये महाजनपद में डिफरेंस क्या होता है, तो महाजनपद वो होता है जहां पर एक राजा बैठा हुआ है, एक ही बंदे की पावर है, एक ही बंदे के पास सारी की सारी पावर है, राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। लेकिन गणसंघ वो एरिया होता है जहां पर मल्टीपल फैमिलीज होती हैं, बड़ी बड़ी इंफ्लुएंशियल फैमिलीज होती हैं, और उन 4-5 फैमिलीज में से कोई भी एक बंदा आता है 5 साल के लिए, फिर अगले बार दूसरा बंदा आएगा, फिर अगले बार तीसरा बंदा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के एरिया को बोलते हैं गणसंघ। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, बाकायदा ये लोग इलेक्शन करवाया
करते थे। तो आपके पास दो तरीके की जगह है, एक है महाजनपद जहां पर राजा सेंट्रलाइज पावर कि भैया सारी की सारी राजा की चलेगी, एक ही बंदे की चलेगी। एक है गणसंघ। गणसंघ क्या है? जहां पर आपको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो वही आपका एग्जाम्पल दे रखा है कि जो वज्जी है आपको वैशाली बिहार के अंदर देखने को मिलेगा जो है, यहां पर जो है अलग तरीके की गवर्नमेंट होती थी, दैट इज गणसंघ। ये गणसंघ क्या है कि यहां पर आपको कई सारे राजा देखने को मिलेंगे जो इलेक्शन करवाकर बनाए जाते थे, ठीक है। और बहुत आपके जो गौतम बुद्ध हैं और महावीर जैन हैं ये भी गणसंघ से ही बिलोंग करते थे। अभी थोड़ी देर में वो चैप्टर भी स्टार्ट होएगा, ठीक है जी। तो ये आपका एनसीईआरटी के अंदर बता रखा है कि महाजनपद और आपका जो गणसंघ होता है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर सोसाइटी की हम बात करें तो इनिशियली जब अर्ली वैदिक एज हुआ करता था तब तो ये चौथी वाली शूद्र क्लास थी ही नहीं। ये तो बाद में जैसे जैसे एक्सपेंशन होने लगा, जनपद महाजनपद बनेंगे तो सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे अब रिजिडिटी आने लगेगी कि भैया जिसका जो काम है वो वही करेगा। तो ये डिवीजन किसने करा? ब्राह्मण्स ने डिवीजन करा, पूरी की पूरी सोसाइटी को डिवाइड करा। द डिवीजन ऑफ सोसाइटी बाय ब्रिश, दैट मींस ब्राह्मण्स। क्या बोला? ऑक्यूपेशन बेस्ड बर्थ, इसी को बोलते हैं वर्ण सिस्टम, कि आपका जिस कास्ट के अंदर जन्म हुआ है आप वही काम करेंगे, आप और कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। तो यहां पर बेसिकली 4 वर्ण बनाए गए। जो सबसे पहला वर्ण है वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग क्या करेंगे? वो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे क्या? वेद, क्योंकि उन्हें पता चलता, उन्हें समझ आती थी संस्कृत और किसी को तो आती नहीं थी। अब वो कुछ भी बोल रहे हैं अपनी चलाने के लिए। दूसरा, जितने भी रिचुअल्स, जितने भी हवन यज्ञ होंगे वो सब कौन करेगा? वो भी यही लोग करेंगे। इनको बदले में क्या मिलेगा? इनको अलग अलग तरीके की लैंड ग्रांट्स, इनको गिफ्ट दिए जाएंगे। क्षत्रिय जो दूसरी क्लास निकल कर आई उनको बोला गया कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको आप लोग अपहोल्ड करेंगे, उनको बचाए रखेंगे, आप लोग रूल करेंगे, लड़ाइयां लड़ेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, अलग अलग तरीके से यज्ञ करवाएंगे, ठीक है, ताकि आपका एक्सपेंशन हो। फिर तीसरी क्लास आपकी निकल कर आई, तीसरा वर्ण निकल कर आया वैश्य। ये वैश्य कौन थे? ये बिजनेस क्लास के लोग हुआ करते थे जो ट्रेड एंड कॉमर्स, धंधा पानी, अपना व्यापार कराया करते थे। एंड द लास्ट वन इज शूद्र क्लास। इनके पास किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं था। इनको साफ साफ बोल रखा था कि आपको बाकी तीनों को सर्व करना है, आप कोई रिचुअल्स भी नहीं करा सकते। इवन वुमेन्स भी शूद्र हुआ करती थी, वुमेन्स को भी शुद्ध कैटेगरी में डाल दिया करते थे, ठीक है। तो इनिशियली जो है अर्ली वैदिक एज के अंदर तो सब फ्लेक्सिबल था, लेकिन लेटर वैदिक एज तक आते आते क्या हुआ? मामला सारा का सारा रिजिड हो गया कि नहीं भैया ऐसे ही करना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। रिजिड हो गया सारा का सारा मामला। फिर लेटर वैदिक एज के अंदर जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बाकी के तीनों वेद कंपाइल किए गए। तो जो सामवेद है दैट इज द बुक ऑफ म्यूजिक, कि किस तरीके से आपको श्लोक को बोलना है, किस तरीके से उसका उच्चारण करना है। यजुर्वेद के अंदर बताया कि आपको करने किस तरीके से है, क्या प्रोसेस होगा, क्या फॉर्मुलेज होंगे। और अथर्ववेद के अंदर जो है मेडिसिन के बारे में बात करी है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो आपकी सुपरस्टिशियस जो थॉट्स होते हैं उनको, कि ताबीज पहन लो, है ना, अंगूठी पहन लो तो गुस्सा नहीं आएगा, तो वो सब चीजें ऐड होने लगी इसके अंदर। तो ये आपके लेटर वैदिक एज के अंदर बाकी के तीनों वेद कंपाइल किए गए। और अभी भी मामला क्या चल रहा है? ओरली ही चल रहा है, ओरल ट्रांसमिशन चल रहा है, सब कुछ लिखा हुआ कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये था आपका 4th नंबर का चैप्टर जिसमें हमने लेटर वैदिक एज और महाजनपद को कवर करा। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड योर सोसाइटी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। जो अलग अलग किंगडम्स निकल कर आए, ठीक है, उसी बीच आपके गौतम बुद्ध निकल कर आए, उसी बीच आपके महावीर जैन निकल कर आए, उनकी स्टोरी क्या चल रही है। तो इस चैप्टर में हम जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि इस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी। तो बुद्धा की स्टोरी बेसिकली ऐसी है कि आज से लगभग 2500 साल पहले 568 बीसी के आसपास माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कहां पर जन्म हुआ? लुम्बिनी, नेपाल के अंदर लुम्बिनी नाम की जगह आती है। तो वहां पर जो कबीला रहा करता था उसको बोलते हैं साक्य कबीला, साक्य क्लैन। तो वहीं से बिलोंग करते थे ये, ठीक है। इन्होंने 29 साल की उम्र में अपना पूरा का पूरा जो घर था वो छोड़ दिया। बेसिकली ये प्रिंस हुआ करते थे, ये राजा के बेटे हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। इन्होंने बोला कि मेरे को सच्चाई की राह जाना है, मेरे को सच्चाई जाननी है, जिंदगी की सच्चाई क्या है। तो सर्च ऑफ नॉलेज के चक्कर में निकल गए, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, अलग अलग लोगों से मिलते थे, डिबेट एंड डिस्कशन किया करते थे। और इन्होंने सोचा कि भैया मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। बहुत दिनों तक मेडिटेशन भी किया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। और 35 साल की उम्र में इन्हें अल्टीमेटली वो जिंदगी की सच्चाई पता चल गई, इनको मोक्ष मिल गया,
ठीक है। इन्हीं के कंटेम्पररी हुआ करते थे, इन्हीं के समकालीन हुआ करते थे बिंबिसार, अजातशत्रु, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था हरिनेक डायनेस्टी वाले, तो इन्हीं के कंटेम्पररी। इवन अजातशत्रु तो इनका गौतम बुद्ध का स्टूडेंट हुआ करता था, राइट, स्टूडेंट हुआ करता था। तो बुद्ध को जब मोक्ष मिला, जब निर्वाण अचीव हुआ, तो उन्होंने सबसे पहली बार जब अपना भाषण दिया, जो फर्स्ट सर्मन दिया, वो सारनाथ वाराणसी के अंदर दिया। वाराणसी के अंदर जगह आती है, यहां पर इन्होंने अपना सबसे पहला प्रवचन दिया। और फिर इनकी जो डेथ है वो कुशीनगर के पास आपको यूपी के अंदर जो है देखने को मिलेगी। यहीं पर जो है महापरिनिर्वाण छोड़ दिया। अब पूरी की पूरी बुद्धा की लाइफ के दौरान इन्होंने क्या क्या टीचिंग्स दिए। इन्होंने सबसे पहले यह बोला कि देखो, संस्कृत लैंग्वेज हर कोई तो बोल नहीं पा रहा, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज हर कोई बोल नहीं पा रहा, तो अगर आपको लोगों के साथ जुड़ना है तो आपको लोकल लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। तो ये लोकल लैंग्वेज का यूज किया करते थे, पाली और प्राकृत का, ताकि लोगों से इंटरेक्शन हो सके, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि आप अपना जो भी काम धंधा करते हैं, जो भी आप अपना कर्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मत सोचिए उसके बारे में, ठीक है। निष्काम अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। यही तो हमारी भगवत गीता भी कहती है। लाइफ के अंदर बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे दुख हैं सर, और इन सब दुखों का जो कारण है वो है आपकी डिजायर, आपकी इच्छा। सर मेरे को सीयूईटी क्लियर करना है, हाँ, मन में एक इच्छा आ गई, डिजायर जनरेट हो गई, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करेंगे तो पेपर क्लियर नहीं होगा, पेपर क्लियर नहीं होगा तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो दुख होगा। तो क्योंकि तुम्हारे मन में एक इच्छा आई, एक डिजायर आई, जब वो डिजायर, जब वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो दुख आ गया जिंदगी में। हाँ, तो गौतम बुद्ध ने यही कहा कि भैया तुम्हारी जिंदगी में बहुत दुख है, और तुम्हारे दुख का कारण है तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी डिजायर। आप अपनी डिजायर ही खत्म कर दो तो आपको दुख ही नहीं होगा। तो कैसे खत्म करेंगे? तो इन्होंने अलग अलग तरीके बताए कि मेडिटेशन किया कीजिए, जो मैं बात बता रहा हूं उसको फॉलो किया कीजिए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना कि खाना ही नहीं खाऊंगा, भगवान से मिलना है तो, है ना, ये सब नहीं करना, बिल्कुल पूजा पाठ वगैरह में बिल्कुल नहीं भरोसा रखते थे ये। तो इन्होंने यही बोला कि आप अपना काम जो है वो निष्काम, बिना किसी रिजल्ट के जो है करते रहिए, फालतू के एक्सट्रीमिज्म में नहीं जाना कि खाना ही नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा। तो जो है बुद्धिज्म की ये आपकी कुछ टीचिंग्स हैं। इसके अलावा एक और वर्ड होता है बुद्धिज्म के अंदर बेटा, जिसको बोलते हैं स्तूपा। स्तूपा क्या होता है? एक ऐसा डोम जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपको ये फोटो के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे रेलिक्स वगैरह रहते हैं, बुद्धिज्म और बुद्धिज्म के रिगार्डिंग जो भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह होते हैं, जो भी सामान होता है वो इसके अंदर रहता है। तो सारनाथ का जो स्तूप है, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा सारनाथ वाराणसी के अंदर। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट है, जैसे सांची का स्तूप है। सांची का जो स्तूप है ये अशोक ने बनवाया था, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका अमरावती का स्तूप है, ये भी आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। तो बुद्धिज्म के अंदर ये जो स्तूप है, ये बेसिकली इनका एक आर्किटेक्चरल डिजाइन फॉर्म होता है, जहां पर अलग अलग सामान इसके अंदर रखा होता है, ऑल्दो इसको तोड़ा नहीं जाता है, स्तूपा। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यही कहा था कि देखो प्लीज जब मेरी डेथ हो जाए तो आप लोग मेरे को भगवान वगैरह मत बना देना, मेरी पूजा पाठ करने मत लग जाना। अगर तुम मेरे को याद ही रखना चाहते हो तो मेरे को एज अ टीचर मान लो, मेरे को अपना दोस्त मान लो, अपना गुरु मान लो, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी मूर्तियां मत बनाना, अगर मुझे याद रखना चाहते हो तो सिंबल के रूप में याद रख लो मेरे को। लेकिन लोग बाग हैं, उन्होंने तो पूजा पाठ ही करनी शुरू कर दी, राइट। तो होता है ऐसा। ऐसे ही अगर हम महावीर के बारे में बात करें तो ये भी बुद्ध के कंटेम्पररी ही माने जाते हैं। जब बुद्ध हुआ करते थे तब महावीर भी हुआ करते थे, जैनिज्म वाले। अब जैनिज्म के अंदर स्टोरी ये चलती है कि जैनिज्म के अंदर जो उनके सबसे हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर होते हैं ना, जैसे हिंदुइज्म के अंदर तो आपके राजपुरोहित हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, ऐसे ही अगर इस्लाम की बात करो तो उसके अंदर कैलिफेट या जिसको खलीफा भी बोलते हैं वो हो गए। तो ऐसे ही जैनिज्म के अंदर जो हाईएस्ट लीडर होते हैं उनको बोला जाता है तीर्थंकर। तो आज तक टोटल 24 तीर्थंकर आए हैं। जो सबसे पहले थे वो थे ऋषभ। तो जो आपके ऋषभ देव थे वो सबसे पहले तीर्थंकर थे। इन्होंने ही जैनिज्म की फिलॉसफी दी। ओवर द टाइम और तीर्थंकर आएंगे। जो सबसे लेटेस्ट वाले थे वो थे आपके वर्धमान महावीर। सबसे लेटेस्ट वाले थे ये, लिच्छवी गणसंघ से बिलोंग करते थे, जनांतरिका क्लैन से। इन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा, 12 साल तक घूमते रहे और 42वें साल में इनको क्या है, कैवल्य मिल गया, मोक्ष मिल गया, जिंदगी की सच्चाई पता चल गई इनको। इन्होंने भी वही करा कि भैया अगर आपको लोगों से बात करनी है तो आपको लोकल लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। तो ये प्राकृत में बात करते थे लोगों से, ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके कि कहना क्या चाह रहे हैं। इनके जो भी फॉलोवर्स हुआ करते थे उनको बोलते हैं जैन।
इनके 5 व्रत होते थे। आपको ये पांचों जो है वर्ड जो है ध्यान रखने हैं। सबसे पहला वर्ड है अष्टेय। अष्टेय का मतलब आपको कुछ भी चुराना नहीं है, जब तक आपको कोई चीज दी ना जाए आप उसको नहीं उठाएंगे। असत्य, आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, जो फैक्ट है वैसे के वैसा बोलेंगे, फालतू उस पर मसाला और मिर्ची लगाने की जरूरत नहीं है। अहिंसा, आप किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठाएंगे। नॉन वायलेंस। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है नॉन अटैचमेंट, कि कोई रिलेशन नहीं होता, कोई बंदा बंदी, मेरा बाबू सोना, पिताजी माताजी भाई बहन, कुछ नहीं होता, सब बेकार की चीजें, नॉन अटैचमेंट। एंड द लास्ट वन इज ब्रह्मचर्य, फिजिकल सेंसेस को कंट्रोल में रखना है। तो इन पांचों व्रतों को फॉलो करो तो आपको जो है जिंदगी की सच्चाई पता चलेगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो इन्होंने अपनी तरीके दिए। इवन ये तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चले गए। बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि भाई आप कोई काम कर रहे हो, अगर वो आपको भूखा रहने पे मजबूर करिए तो मत करो। महावीर जैन कहते हैं कि जब तक भूखे नहीं रहोगे तब तक, एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाओगे तब तक तुम्हें सच्चाई पता नहीं चलेगी दुनिया की। तो दोनों ही अलग अलग हैं एकदम। बुद्धिज्म वाले जो हैं वो थोड़ा सा मीडिएशन वाले हैं कि आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैनिज्म वाले एक्सट्रीम लेवल पे हैं। इतना एक्सट्रीम लेवल पे हैं कि इन्होंने ये कहा कि हम तो अपने कपड़े ही त्याग देंगे। कि आप कहते हो कि आप अलग हो, जैसे कपड़ों के बेसिस पर आप लोगों को जज करते हो ना, कि इसने तो अच्छे कपड़े पहने, ये अच्छा है, इसने बेकार पहने तो ये बेकार है ना। इन्होंने कहा मैं कपड़े ही त्याग रहा हूं। कैसे तुम मेरे को जज कर लोगे? कर ही नहीं पाओगे। आप लोग जब कभी बार्बर के पास जाते हैं, नाई के पास जाते हैं, बाल कटवाते हैं, ये जैनों में बाल नहीं कटवाए जाते, ऐसे खींचे जाते हैं जड़ से बाल, ताकि दोबारा आए ही ना। अपरिग्रह बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है ये, ठीक है। तो इन्होंने भी बिल्कुल सब अटैचमेंट त्याग दो, इवन कपड़े भी त्याग दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इनके जैनों के जितने भी टेक्स्ट, जितने भी किताबें हैं, लिटरेचर है, वो 500 कॉमन एरा तक आते कंपाइल किए गए। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म की स्टोरी जो है आपको यहां देखने को मिलेगी। तो यहां से क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि भाई जो बुद्धिस्ट थे, जो गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म कहां हुआ? लुम्बिनी नेपाल में हुआ। और इनका जन्म कहां हुआ आपका? तो इनका जन्म आपका जो है पावा के अंदर हुआ, यहीं, ठीक है, महावीर जैन का। इसके अलावा गौतम बुद्ध की क्लैन का नाम क्या था? साक्य क्लैन। महावीर जैन की क्लैन का नाम है जनांतरिका क्लैन। तो इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन आपके वन वर्ड वाले क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। इसके अलावा हु सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? सर ये बुद्धिज्म और जैनिज्म ग्रो ही क्यों करा? हमारे पास सनातन धर्म भी तो था ना, उसमें क्या दिक्कत थी? जो हमारी वैदिक समाज है उसके अंदर तो सनातन धर्म चल ही रहा था, क्या दिक्कत थी? प्रॉब्लम ये थी कि लेटर वैदिक एज के अंदर जब सोसाइटी बहुत ज्यादा रिजिड हो गई, आपने हर एक का काम डिफाइन कर दिया कि भाई आप ये काम कर सकते हो, आपकी कास्ट का आदमी यही काम कर सकता है और कुछ काम नहीं कर सकता। तो रिजिडिटी आ गई। शूद्र क्लास जो है अपनी कोई कुछ करे, उनको तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो आप सुनने भी नहीं दे रहे। आप संस्कृत में ना ही उनको वेद सुनने दे रहे हो, ना ही और कुछ सुनने दे रहे हो, तो उनको तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं। तो सोसाइटी के अंदर तो रिजिडिटी आ गई ना, ऐसे कि आधे लोगों को मोक्ष मिल रहा है, आधे लोगों को मोक्ष नहीं मिला, ये तो गलत हो गया। तो इसी चक्कर में इन निचले वर्ग वाले लोगों को कुछ चाहिए था कि यार हमें भी तो मोक्ष चाहिए, हमें भी कुछ चाहिए। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे धर्म ग्रो करे कि चलो ठीक है, अगर हिंदू धर्म हमें ये नहीं दे पा रहा तो कम से कम बुद्धिज्म दे पाएगा, जैनिज्म हमें एक अल्टरनेट दे पाएगा। तो बहुत सारे लोग जो है इनको सपोर्ट करने लगे। जैसे आपके अलग अलग ट्रेडर्स और मर्चेंट्स हुआ करते थे, फार्मर्स हुआ करते थे, वो तो केवल बुद्धिज्म को ही मान सकते थे, ठीक है। सर जैनिज्म को क्यों नहीं मान सकते थे फार्मर्स? प्रॉब्लम ये है कि मैंने जैसे बताया ना, जैनिज्म बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। उसके अंदर ये लोग क्या करते थे, उसके अंदर जैसे हल चलाना होता है खेतों के अंदर, तो हल चलाओगे तो उसमें तो आपके बहुत सारे जानवर मरेंगे, छोटे छोटे अर्थवॉर्म्स वगैरह मरेंगे, वो तो उनकी डेथ होगी, तो ये तो वायलेंस हो गया। तो इस चक्कर में जो फार्मर्स क्लास हुआ करती थी वो जैन को ज्वाइन ही नहीं कर पाती, तो बुद्धिज्म को किया करते थे ये लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट कहां कहां जो है आपको ये फैले हुए मिलेंगे? पूरे पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक के अंदर आपको जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के ही ट्रेसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बुद्धिज्म जब इन्होंने फैलाया तो उसके लिए सर लिटरेचर, इनकी कुछ किताबें भी लिखनी पड़ेंगी। तो इन्होंने सबसे पहले जो है 2-3 किताबें लिखी बुद्धिज्म के अंदर। तो एक एक करके जो है नाम आप लोग ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली किताब है विनय पिटक, दूसरी है सुत्त पिटक, और तीसरी है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ये तीनों किताबें हैं, बुद्धिज्म से रिलेट करती हैं। इन्हीं तीनों को मिलाके कभी कभी त्रिपिटक भी बोल दिया जाता है। विनय पिटक के अंदर सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। सुत्त पिटक के अंदर गौतम बुद्ध की सारी टीचिंग्स लिखी हुई हैं, इनके डिस्कशंस लिखे हुए हैं। और अभिधम्म पिटक के अंदर सारी की सारी फिलॉसफी की बातें की गई हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, और क्या नाम है आपका, मोक्ष क्या होता है, इंसान क्या होता है ना, फिलॉसफी के बारे में पूरी पूरी बातें करी हैं। तो ये 3 किताबें आपकी गौतम बुद्ध के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या सर इन
ऑर्गेनाइजेशंस को, बुद्धिज्म और जैनिज्म को क्या फीमेल्स भी ज्वाइन कर सकती थी? हाँ, वुमेन्स भी ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन पहले उनको परमिशन लेनी होगी, तभी वो ज्वाइन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर कोई अनमैरिड लड़की होगी तो उसे अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी, अगर कोई मैरिड लड़की होगी तो उसे अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी होगी, तभी वो संघ को ज्वाइन कर सकते हैं, इनके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते थे। ठीक है, सोसाइटी में इन्होंने बोला कि सोसाइटी का जो भी सेक्शन है, जो भी हमारे धर्म से जुड़ना चाहता है जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सबको इक्वल मानते हैं। जबकि सनातन के अंदर ऐसा नहीं था। सनातन के अंदर तो उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने तो क्लास बना रखी है, इवन उन्होंने तो कास्ट सिस्टम ले आए थे, तो वहां पर नहीं हो पाया मामला फिट। तो इस वजह से बहुत सारे लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म को ज्वाइन करने लगे। इन्हीं को बोलते हैं भिक्खु भिक्खुनी, इन्हीं को भिक्खु भिक्खुनी बोला जाता है। इसके अलावा ये लोग क्या करते थे, ये लोग अलग अलग ग्रुप्स में निकलते थे, एक जगह से निकले दूसरी जगह गए, वहां पर अपने विचार बांटे, फिर वहां से तीसरी जगह गए, फिर वहां विचार बांटे, फिर चौथी जगह गए, तो ऐसे घूमते रहते थे ये लोग। इसी को बोलते हैं विहार करना, इसी को बोलते हैं विहार करना, कि मैं अलग अलग जगह जाऊंगा और जहां पे मेरे को डोनेशन में जगह मिलेंगी और वहां पर मैं लोगों के आगे बुद्धिज्म की पूरी फिलॉसफी, सारे के सारे विचार रखूंगा। तो इस तरीके से जो है इनके लिए विहार, केव शेल्टर्स वगैरह बनाए जाते थे, अलग अलग राजा लोग इनको बना के दिया करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है पाणिनि, एक आपको इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, पाणिनि आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर स्पेशली दे भी रखा है ये। बेटा इन्होंने एक बुक लिखी है जिसको बोलते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नाम की किताब लिखी है, इट इज अ बुक ऑन ग्रामर, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अष्टाध्यायी नाम की किताब है, ध्यान में रखना है इस किताब को, पाणिनि ने लिखी है। इसके बाद इसी के अंदर अब आपका जो है एक लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज स्टोरी ऑफ उपनिषद। कि सर ये उपनिषद क्या है, राइट? तो उपनिषद बेसिकली क्या होता है कि अभी तक जितने भी हमारे वेद बनाए गए, हमारे, ठीक है, चारों वेद, उसमें बेसिकली क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन थोपे गए हैं। उसमें कोई लॉजिकल बात नहीं बोली कि ऐसा हुआ होगा तो क्यों हुआ होगा, क्या कारण रहा होगा, उसमें सीधा सा बोल दिया आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो उपनिषद के अंदर क्या हुआ, जब लोग बाग समाज से दुखी होने लगे कि यार यहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो लोग बागों ने डिबेट एंड डिस्कशन करना शुरू करा, उसमें सवाल करना शुरू करा कि भाई आखिर जिंदगी की सच्चाई क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा। तो वैदिक सोसाइटी कहती है कि आप हमारी तरह यज्ञ करो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। बाकी कहते हैं कि आप हमें तो यज्ञ नहीं करने दे रहे, तो हमें कैसे मोक्ष मिलेगा। तो वो इधर उधर जाने लगे। तो लोग बाग सवाल करना शुरू करने लगे कि आखिर आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है ना। तो इसी चीज के ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होने लगा कि किस तरीके से आपकी क्या नाम है, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। तो ये सब चीजें बात करी जाने लगी उपनिषद के अंदर। तो टोटल आपके पास जो है 108 उपनिषद है बेटा, टोटल हमारे पास 108 उपनिषद है, जिसके अंदर सारी की सारी फिलोसफिकल बातें करी गई हैं कि किस तरीके से जो है हम लोग लॉजिकल बातें करके जो है अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर हमारा ये वाला चैप्टर भी होता है खत्म। अब यहां से अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग डायनेस्टीज आएंगी, जिसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी मौर्यन डायनेस्टी है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चाणक्य का आपने नाम सुना होगा, तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है, जब हम इसको पढ़ लेंगे तो हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पता चलेगा, किस तरीके से इसको स्टैब्लिश किया गया, अशोक का क्या रोल रहा अखंड भारत बनाने में। ठीक है, किस तरीके से एक किंगडम को उसने पूरा बहुत बड़ा एम्पायर बनवाया, उसके क्या क्या इंस्क्रिप्शन हैं, उसने क्या क्या लिखवाया, किस तरीके से वो पहले मारता पीटता था, फिर बाद में वो बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, कौन कौन से आर्किटेक्चर उसने डेवलप करे, भारत के अंदर सबसे पहला एम्बेसडर फॉरेन ऑफिसर आएगा मेगास्थनीज, फिर किस तरीके से डिक्लाइन हुआ। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपका डील करता है बेसिकली मौर्यन डायनेस्टी से। तो हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन सबसे पहली बात तो पता कहां से चलती है, तो आप सभी ने एक बंदे का नाम सुना होगा जिसका नाम है चाणक्य। ये जो चाणक्य है, इन्होंने ही किताब लिखी है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो यहां से हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में काफी कुछ चीजें पता चलती हैं कि किस तरीके से चाणक्य ने हेल्प करी चंद्रगुप्त मौर्य की, ताकि वो यहां पर नंदास को उखाड़ फेंके और मौर्यन डायनेस्टी को स्थापित कर सके। दूसरा, हमें मौर्यंस के बारे में पता चलता है मेगास्थनीज की किताब इंडिका। तो इस वाले टॉपिक पे अभी तक की दो इंपॉर्टेंट आपकी बातें हो गई कि चाणक्य की एक किताब का नाम है अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की किताब का नाम है इंडिका। ठीक है, तो ये ग्रीक से जो है बेसिकली एक एम्बेसडर भारत के यहां चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के अंदर भेजा गया था। अब किंगडम हुआ करता था, किस तरीके से एम्पायर बना। देखो, किंगडम होता है एक स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट,
ठीक है। एम्पायर होता है बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल यूनिट। तो किस तरीके से ये किंगडम को एम्पायर में तब्दील किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज आ सके, आपके पास जितना ज्यादा लैंड रिसोर्स होगा उतना ही ज्यादा आपके पास पैसा, उतना ही ज्यादा आपके पास मिनरल्स होंगे, बड़ी आर्मी रख सकोगे आप, आपके पास सबसे ज्यादा टेरिटरी होगी, बहुत सारी चीजें उगा सकते हो आप, आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर बड़ा होगा, आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेके रेवेन्यू बढ़ा सकते हो अपनी जगह का, ठीक है, अपने पूरे स्टेट का। तो इसी वजह से जो है आपका जो स्मॉल किंगडम्स थे, जो मगध जो एक स्मॉल किंगडम हुआ करता था, वो एक बहुत बड़ा एम्पायर निकल कर आया। अब इनिशियली जो है मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की मदद से, और कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र रखी गई, ठीक है। इसके अलावा इसका बॉर्डर कहां हुआ करता था, ये जो आपको तक्षशिला देखने को मिल रहा है नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, यहां पर हुआ करता था, ठीक है। बीच में आपका उज्जैन जो है इस पूरे के पूरे रास्ते को जो है कनेक्ट किया गया था। यही तो आपका आज का जीटी करनाल रोड है, जो मनाली वाले हैं, हिमाचल जाना हो आपको तो यहीं से तो जाते हैं, तो ये आपका जीटी करनाल रोड है, तो यही तो बना हुआ आया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो तक्षशिला को, उज्जैन को, यहां से बंगाल को, इस पूरे एरिया को जो है ज्वाइन करता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाइन हुआ करता था। इसके अलावा अगर साउथ इंडिया जाना हो तो यहीं से एक और रास्ता निकाल रखा था इस तरीके से, तो वो उज्जैन से होते हुए जाता था। तो इंपॉर्टेंट जो आपकी जगह है, जैसे आपका क्या नाम है, सोमनाथ हो गया, आपका जो है ये इधर क्या नाम है, उज्जैन हो गया, तो इंपॉर्टेंट जो ट्रेड एंड कॉमर्स के प्लेसेस हुआ करते थे उनको हाईवे से कनेक्ट किया हुआ था। तो सबसे पहला जो आपका राजा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, इसी ने ही स्टैब्लिश करी थी। इसी चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मेगास्थनीस नाम का एक एम्बेसडर था जो ग्रीस से आया था, और उसने पाटलिपुत्र के बारे में बताया कि पाटलिपुत्र एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर शहर है, ये फोर्टिफाइड है, चारों तरफ से पानी जो है ईंटों की बड़ी बड़ी दीवार बना रखी है ताकि कोई अटैक ना कर सके। पूरे शहर पर हर एक पर लोगों की नजर रखने के लिए जो है 570 तो टावर लगा रखे थे, और अगर आपको शहर के अंदर आना हो तो 64 गेट एंट्रीज हुआ करती थी। आपको यहां पर मल्टी स्टोरीज हाउसेस भी देखने को मिलेंगे, 1 माला 2 माला के घर देखने को मिलेंगे। जो राजा का घर हुआ करता था वो तो वुड का बना हुआ था, मजा ही आ गया देख के एकदम। हर जगह आपको गार्डन्स, बर्ड्स, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह देखने को मिलेंगे। जब भी राजा को घूमना होता था तो वो सोने की पालकी में बैठ के घूमता था, गोल्डन पैलेंक्विंस में घूमता था। इसके अलावा जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, खास बात यह है, शौकीन आदमी है, तो उसकी जो बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे वो सारी की सारी फीमेल वुमेन बॉडीगार्ड्स हुआ करती थी। इवन चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर भी मिलाते थे ताकि उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो सके, जहर के खिलाफ लड़ सकें जो, ठीक है। बाई चांस सपोज करो किसी दिन राजा को जहर खिलाई दिया तो वो तो फिर निबट ही लेगा, कम से कम यहां से थोड़ा थोड़ा एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। तो ये सब काम कौन करता था, ये कौटिल्य मतलब चाणक्य तो हेल्प करता था इसको पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसी ने हेल्प करी इसकी। कभी भी राजा जो है एक कमरे के अंदर 2 दिन से ज्यादा नहीं सोएगा। तो ये सब चीजें कौन बता रहा है, ये सब चीजें हमें मेगास्थनीस की किताब के थ्रू पता चल रही हैं, जिसका नाम है इंडिका। इसके अलावा अब ये जो अर्थशास्त्र है, ये पूरी की पूरी बुक है जो समझाती है कि कितना बड़ा वास्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था पूरे मौर्यन एम्पायर का। जैसे डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द किंग ओवर द एम्पायर, कि भाई राजा का डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए पूरे के पूरे एम्पायर पर, मतलब मोनार्किज्म, सेंट्रलाइज्ड पावर, एक ही बंदे के पास सारी पावर है। रॉयल प्रिंस जो होंगे, जो भी राजा के खुद के बेटे होंगे, उनको गवर्नर बनाकर अलग अलग दूर के एरिया में भेजा जाएगा ताकि वो लोग संभाल सके। इसीलिए तो उज्जैन अवंती के अंदर जो है अशोक को भेजा गया था। अशोक जो है वो अवंती का गवर्नर हुआ करता था। इसके अलावा यहां पर आप टैक्सेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला पाएंगे, ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स कर पाएंगे। अगर कोई गलत करता है, ब्राइबरी लेता है, घूस लेता हुआ पकड़ा गया, कुछ गलत काम कर रहा तो पनिशमेंट भी दी जाएगी उसको। इवन दे हैव द स्पाई सिस्टम एज वेल। जैसे हमारे पास रॉ है, हमारे पास आईवी है, हमारे पास एकता टाइगर है ना, उसमें कैटरीना कैफ और हमारे वो भी तो हैं दूरदर्शन, तो वो भी तो क्या थे, वो स्पाई थे। तो सेम ऐसा ही पूरा का पूरा स्पाई नेटवर्क मौर्यन डायनेस्टी के अंदर भी हुआ करता था, जो नजर रखते थे हर चीज के ऊपर, ठीक है। जितने भी ट्रेड रूट्स हुआ करते थे, बिजनेस के रूट्स हुआ करते थे, उन पे पूरा का पूरा कंट्रोल रहता था इनका। नॉर्थ से वेस्ट तक पूरा का पूरा इन लोगों ने कवर कर रखा था, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन को। साउथ से जो है गोल्ड और स्टोन्स वगैरह आया करते थे, एलिफेंट्स। इवन जो साउथ के, जो आपके साउथ इंडिया के जो राजा हुआ करते थे, वो भी इनको ट्रिब्यूट दिया करते थे कि जहां तुझसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। हाँ, तो बहुत चलता था मौर्यन डायनेस्टी वालों का, ठीक है। इसके बाद जो है अशोक निकल कर आएंगे। अच्छा, बेसिकली अगर मैं क्रोनोलॉजी की बात करूं तो सबसे पहले जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य पावर पर आया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है इनका बेटा आएगा बिंदुसार, और फिर अल्टीमेटली जो है बिंदुसार के बाद आएगा अशोक, ठीक है, अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ ही लिया है। अब अगर बिंदुसार की बात करें तो इसके 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसको जो है अमित्र घात भी बोला जाता है,
अमित्रघात की, जो भी मेरा दोस्त नहीं होगा मैं उसे मार दूंगा। और इसने जो है साउथ इंडिया के अंदर, यहां जैसे इनके पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य ने तो ये वाला पूरा एरिया कब्जा लिया था। जब बिंदुसार पावर पर आया तो उसने ये साउथ इंडिया का ये वाला एरिया भी अपना लिया पूरा का पूरा। अब जब अशोक आएगा वो नीचे का एरिया भी ले लेगा और अशोक के टाइम पे पूरा का पूरा अखंड भारत बन जाएगा आपका। तो वहीं यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है अशोक। अशोक ने क्या करा, अपना एम्पायर एक्सपेंड किया, अंपायर एक्सपेंड किया, पूरा का पूरा एक्सपेंशन किया। और यही वो बंदा है जिसने कलिंग पर अटैक करा। तो कलिंग जो है क्या है, आज का जो बेटा आपका उड़ीसा है उसको ही कलिंग बोला जाता था। यह लड़ाई 261 बीसी के अंदर हुई थी जिसमें अशोक जीता था। और अशोक ने यहां पर लगभग अशोक की आर्मी ने 1.5 से 2 लाख सैनिकों को मार दिया। 2-2.5 लाख सैनिक तो डिसअपियर, ऐसे ही इधर उधर हो गए, किसी के हाथ पैर टूटे हुए, किसी का कुछ हो रखा है। तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद अशोक को रियलाइज हुआ कि उससे क्या हो गया है ना, इतना बड़ा नरसंहार। तो अशोक ने कहा कि आज के बाद मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा, वेपन्स नहीं उठाऊंगा, आज के बाद मैं आसानी से, ठीक है, धर्म के रास्ते पर चलूंगा। तो बुद्धिज्म को ये ज्वाइन कर लेगा, बुद्धिज्म का फॉलोवर बन जाएगा। और इसने अपनी धम्मा फिलॉसफी दी कि आज के बाद भैया सिंपल सी बात है, अपन अच्छा काम करेंगे, वायलेंस एक्टिविटी नहीं करेंगे और सब पे धर्म से विजय करने की कोशिश करेंगे। धम्म विजय भी बोलते हैं इसको। तो इसीलिए क्या करेगा, ये पूरे अपने साम्राज्य के अंदर जहां जहां इनका फ्रंटियर एरिया है वहां पर अपने इंस्क्रिप्शन रख देगा, अपने क्या नाम है, पत्थरों के ऊपर कुछ कुछ लिखवा देगा अपनी इंस्ट्रक्शन की, सब लोगों को ऐसे रहना है, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है, ब्राह्मणों की, अपने बड़ों की इज्जत करनी है, एनिमल सेक्रीफाइसेस नहीं करने हैं। तो इस तरीके से अशोक ने अपने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन छपवाए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो अशोक धम्मा है ये कोई धर्म नहीं है। इसने बहुत सारे अलग अलग धर्मों के अंदर जो अच्छे अच्छे पॉइंट थे उनको उठा लिया और बोला कि कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, तो आप सारे जो है, जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं इसको जो है आप सुन के आगे बढ़ेंगे। कोई रिचुअल नहीं, कोई वर्शिप ऑफ गॉड नहीं। अगर आपको नहीं करना रिचुअल, आपको पूजा पाठ नहीं करनी, मत करो, लेकिन लड़ाई नहीं करनी है, जबरदस्ती थोपना नहीं है। बुद्ध की टीचिंग से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे ये। इसके अलावा इन्होंने कहा कि स्लेव्स के साथ जो है अच्छी तरीके से व्यवहार करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, कंपैशनेट, करुणा भाव रखना चाहिए, हर एक के लिए प्रेम रखना चाहिए अपने मन के अंदर, ठीक है। आपका जो आज जो आप जो है अपना नेशनल एम्बलम देखते हैं अशोक स्तंभ, ठीक है, ये भी बेसिकली अशोकन आर्किटेक्चर से ही लिया गया है, ठीक है। अशोकन आर्किटेक्चर, इसी ने आपका जो है सांची का स्तूप भी बनवाया है। सांची का जो स्तूप है बुद्धिज्म से रिगार्डिंग है वो भी इसी भैया ने बनवाया है, ठीक है। इसके अलावा जो है मॉडर्न पिलर जो है वो बनवाया गया था। यहीं पर आपको जो है ये बुल की एक बहुत बढ़िया स्टैचू देखने को मिलेगी, ठीक है, आज के आपके राष्ट्रपति भवन के अंदर रखी हुई है। दिस शोज द आर्किटेक्चरल डिजाइन जो उस टाइम पर इन लोगों ने डेवलप कर रखा है। इसके अलावा जो आपका अशोक है इसने बुद्धिज्म और जैनिज्म को फैलाने के लिए क्या किया था, अपने एक मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करी थी, नए ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट करी थी, जिनको बोलते हैं धम्म महामत्ता, ठीक है। ये धम्म महामत्ता क्या है, ये इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स हुआ करते थे जो बुद्धिज्म फैलाने के लिए इधर उधर जाया करते थे। अशोक ने अपने बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को भी जो है श्रीलंका भेजा था, कि सिलोन भेजा था कि जाओ वहां पर जाके जो है तुम लोग बुद्धिज्म फैलाओ आके, ठीक है। तो अशोक ने बुद्धिज्म के अंदर काफी जो है काम किया है, काफी फैलाया है बुद्धिज्म को। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वही टाइम पीरियड है जब भारत के अंदर तुम्हारा मौर्यन डायनेस्टी हुआ करती थी। उस टाइम पर चाइना वाले अपने क्या कर रहे थे भैया, चाइना की द ग्रेट वॉल बना रहे थे, ये रही द ग्रेट वॉल, ठीक है। द ग्रेट वॉल क्यों बना रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अशोक जो है वो हिमालय क्रॉस करके चाइना में ना घुस जाए, डर था उन्हें। तो ग्रेट वॉल भी बन रही है वहां पर, ठीक है जी। तो ये आपका मॉडर्न एम्पायर के बारे में कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस थी। अब जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इसी को बोलते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अभी तक जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो मोस्ट पॉइंट जो हमें जो एनसीईआरटी से ध्यान देने होते हैं वो तो हमने देख लिए। अब यहां से हम थोड़ा और ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं कि किस तरीके से अलग अलग डायनेस्टीज हैं, अलग अलग राजा है, उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करा। एक बार फटाफट से उसका एक चार्ट बना लेते हैं। उसके बाद अपना एंशिएंट हिस्ट्री का जो मोस्ट ओवरव्यू था कि किस तरीके से अप्रोच करना है। सीयूईटी एग्जाम में हमें इतना ही पढ़ना होता है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना होता, ठीक है, तो वो देख लेंगे। तो जैसे मौर्यंस तक तो अपना कवर हो ही चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी किसकी, गुप्ता डायनेस्टी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आया, गुप्ता डायनेस्टी। ये जो गुप्ता वंश हुआ करता था ये लगभग 320 कॉमन एरा के अंदर स्टार्ट हुआ और फिर जो है ये आपका कब तक चला, लगभग आपका ये 550 कॉमन एरा तक चला। गुप्ता डायनेस्टी वॉज स्टैब्लिश्ड बाय श्रीगुप्त। श्रीगुप्त नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को स्टैब्लिश करा। इसी डायनेस्टी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें कैरेक्टर के बारे में जानना है, दैट इज चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन जो है इन्होंने शादी करी
इन्होंने शादी करी किससे? कुमार देवी से। कुमार देवी से शादी करी और इन दोनों के जो है गोल्ड कॉइन के सिक्के भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। गोल्ड कॉइन्स इशूड, जिसमें दोनों जो है खड़े हुए हैं पोज बनाकर और उस पर सिक्के बना रखे हैं। फिर इन्हीं दोनों का जो है बेटा हुआ करता था जिसका नाम है समुद्रगुप्त। इसी समुद्रगुप्त को जो है आप लोग नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये भी एम्पायर बिल्डर हुआ करता था, ठीक है, बहुत बड़ा वास्ट एम्पायर बनाया था इन्होंने, समुद्रगुप्त ने। नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बाद जो है समुद्रगुप्त के बाद जो इनका बेटा आएगा उसको बोलते हैं चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू। अब ये जो चंद्रगुप्त टू है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के टाइम पर भारत में सबसे पहली बार जो है कौन आएगा आपका, सबसे पहला चाइनीज ट्रेवलर आएगा। सबसे पहला चाइनीज ट्रेवलर, फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर, जिसका नाम है फाहीन। फाहीन सबसे पहला चाइनीज ट्रैवलर जो है भारत के अंदर आएगा। उसके अलावा आपने नाम सुना होगा कि नवरत्न भी तो हुआ करते थे, तो जो नवरत्न थे वो इसी के दरबार में बैठते थे। इन्हीं नवरत्नों में एक थे आपके कालिदास, एक थे आपके जो है वरामीर, ठीक है। इसके बाद जो है आपके आएंगे अमर सिम्हा। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया। तो जो नॉर्दर्न हुआ करते थे वो आपके इन्हीं चंद्रगुप्त टू के दरबार में हुआ करते थे। इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी के अंदर जो आपके एक इंपॉर्टेंट राजा निकल कर आए जिनका नाम था कुमारगुप्त। सर कुमारगुप्त हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि ये वही कुमारगुप्त राजा हैं जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट राजा थे आपके, जो लास्ट किंग थे आपके गुप्ता डायनेस्टी के, उनको बोला जाता है बेसिकली विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो सबसे लास्ट डायनेस्टी आती है जिसने सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा उसका, राजा हर्षवर्धन। ये जो हर्षवर्धन राजा हुआ करते थे, इन्होंने एंशिएंट इंडिया के अंदर आखिरी सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। कहां से बिलोंग करते थे ये थानेसर से बिलोंग करते थे। सर ये थानेसर कहां पर है? ये आपको हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। सर इनकी डायनेस्टी का नाम क्या था? इनकी डायनेस्टी का नाम था पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। तो हर्षवर्धन के बारे में क्या याद रखना है कि सर इन्हीं के कोर्ट में एक बंदे हुआ करते थे जिनका नाम है बाण भट्ट। ये बाण भट्ट कौन है? ये एक ऑथर हैं, एक कोर्ट पोइट हैं, इन्हीं के दरबार में बैठते थे। और इसी भैया ने जो है किताब भी लिखी है। कौन सी किताब लिखी है? हर्षचरिता। हर्षचरिता। और इसी के अलावा जो है आपका इन्होंने एक और किताब लिखी है, कादंबरी। कादंबरी भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। यही हर्षवर्धन है बेसिकली जिनके टाइम पर सेकंड चाइनीज ट्रैवलर जो है भारत के अंदर आएगा, जिसका नाम था ह्यूनसांग। ह्यूनसांग, इसी को कुछ कुछ जगह आप ज़ुआंगजांग के नाम से भी जानते हैं। ज़ुआंगजांग के नाम से भी जानते हैं। वो इसी के टाइम पर आया था, तो हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, ठीक है। हर्षवर्धन भी इनिशियली शिवा का डिवोटी हुआ करता था, बाद में वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था। इसने अपना सारा दान पुण्य, अपना सारा साम्राज्य दान में दे दिया था, ठीक है, कि लो भैया रख लो, हमें जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट हर्षवर्धन को लेके जो है इसकी जो डेथ है वो 647 के आसपास हो गई थी। 647 कॉमन एरा के अंदर जो है हर्षवर्धन की डेथ भी हो चुकी थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बंदे के बारे में पढ़ा था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में बेटा प्लीज एक पॉइंट और लिख लेना, मैं यहां पर आपको बताना भूल गया। वो पॉइंट असल में ये है, इसी समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि बैठते थे जिनका नाम है हरिसेन। ये हरिसेन ने भी एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया है जिसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति, या इसी को बोलते हैं अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। प्रयाग प्रशस्ति या इसी को बोलते हैं अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन।
जहां पर इन्होंने बताया कि किस तरीके से समुद्रगुप्त ने पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया को कवर कर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया है। ठीक है, तो याद रखना समुद्रगुप्त के कोर्ट में जो है हरिसेन नाम के कोर्ट पोएट हुआ करते थे, जिन्होंने प्रयाग पृष्ठ सृष्टि मतलब इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पे बताई है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है जी, तो मोटा मोटा अगर हम सीयूईटी पर्सपेक्टिव से देखें तो ये हमारी पॉलिटिकल डायनेस्टीज, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, अलग अलग राजा है, किसने क्या इंपॉर्टेंट काम करा वो देखा। इसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अलग से दिए वो देखे। अभी जैसे बुद्धिज्म एक काफी इंपॉर्टेंट चर्चा में टॉपिक रहता है और वहां से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो बुद्धिज्म के अंदर जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है उनकी काउंसिल्स के ऊपर कि टोटल कितनी मीटिंग्स हुई हैं। तो बेसिकली 4 मीटिंग्स हुई है बुद्धिज्म के अंदर। ठीक है, 4 मीटिंग्स हुई है बुद्धि के अंदर। तो जो सबसे पहली मीटिंग हुई है वो हुई है बेटा 483 बिफोर कॉमन एरा के अंदर। ये हुई है आपकी कहां पर, ये हुई है आपकी पाटलिपुत्र के अंदर, ये हुई आपकी राजगीर के अंदर। और राजगीर के अंदर ये किसने कराई थी? बेसिकली ये कराई थी आपकी अजातशत्रु ने। पहली बार मीटिंग कराई थी बुद्धिज्म को लेके 483 बिफोर कॉमन एरा के अंदर। गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी, तो अब बुद्धिज्म को कैसे आगे चलाया जाए उसको लेके मीटिंग थी ये। तो सबसे पहली मीटिंग 483 बिफोर कॉमन एरा राजगीर के अंदर कराई गई। किसने कराई? अजातशत्रु ने कराई। उसके बाद अगर मैं सेकंड काउंसिल की बात करूं तो एग्जैक्टली 100 सालों के बाद 383 बिफोर कॉमन एरा के अंदर दूसरी मीटिंग हुई। ये हुई आपकी बेटा वैशाली के अंदर। और ये किसने कराई? काल अशोक नाम का एक राजा था, शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करता था, काल अशोक, इसने कराई। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो वो आपका 250 बिफोर कॉमन एरा के अंदर किसने कराई? पाटलिपुत्र के अंदर। पाटलिपुत्र के अंदर जो है आपका जो राजा है अशोक, वो कराएगा। अशोक राजा थर्ड काउंसिल कराएगा। एंड द लास्ट वन इज फोर्थ काउंसिल। फोर्थ काउंसिल आपकी हुई 78 कॉमन एरा के अंदर। ये कहां पर हुई सर? ये हुई कश्मीर के अंदर। और ये किसने कराई? भारत के अंदर एक राजा आया था जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क इसने कराई थी चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल। और यहीं पर जो है बुद्धिज्म जो है आपका जो है 2 हिस्सों में बट गया। एक था हीनयान और एक था महायान। हीनयान वाले गौतम बुद्ध को जो है अपना टीचर, अपना दोस्त मानते थे। महायान वाले वो ग्रुप थे जो गौतम बुद्ध को अपना भगवान मानने लगे। इनकी इमेज वर्शिप स्टार्ट कर दी। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है आपका फैक्ट निकल कर आता है बुद्धिज्म वाली टेबल के अंदर से। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर अगर मोटा मोटा आप सीयूईटी के पीवाईक्यू उठा के देखेंगे या सिलेबस उठा के देखेंगे, दिस इज मोर देन इनफ। अगर इतना भी हम ढंग से रीड करके चले गए, आज वाली क्लास अटेंड कर अगर आपने क्लास 12 की एनसीईआरटी को एक बार रीड भी करा तो भी आप बहुत चीजें कनेक्ट कर पाएंगे। इतना ज्यादा लोड नहीं लेनी होती है। अब क्लास 12 की जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें एक तो प्रॉब्लम ये आती है कि भाई क्रोनोलॉजिकली नहीं दे रखा है, मिक्स कर रखा है। जैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंडस वैली दे दिया, फिर सेकंड और थर्ड चैप्टर के अंदर पूरे के पूरे 1500 साल की बात कर दी कि वैदिक एज भी है और मॉडर्न डायनेस्टी भी आ गए और गुप्ता भी आ गए, और फिर चौथे चैप्टर में बुद्धिज्म जैनिज्म दे दिया, तो पूरा खिचड़ी बन गया। तो आज वाली जो क्लास थी मैंने आपको क्रोनोलॉजिकली जो है टाइमलाइन बताने की कोशिश करी कि सबसे पहले स्टोन एज आया, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, फिर उसके बाद वैदिक एज आया, फिर महाजनपद पीरियड निकल कर आया, फिर धीरे धीरे मगध किस तरीके से पावर में आएगा, अलग अलग डायनेस्टीज निकल कर आएंगी, फिर मॉडर्न डायनेस्टी निकल कर आएगी, बुद्धिज्म जैनिज्म कैसे ग्रो कर रहा है, आखिरी में आपकी गुप्ता वंश और उसके लास्ट में हर्षवर्धन। इतने ही टॉपिक से आपका सीयूईटी का एग्जाम आसानी से क्रैक हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन जानने को मिली होगी, कुछ नया अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट हुआ होगा कि किस तरीके से हमें हिस्ट्री को अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू, अकॉर्डिंग टू मॉक क्वेश्चंस हमें अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि देखो सुनने में तो सबको बोरियत ही लगता है, हमें सब्जेक्ट को खुद ही अच्छा, खुद ही उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, राइट। तो आज मैंने वही कोशिश करी है कि मैं एक स्टोरी लाइन में पूरा आपको लेके गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग जो है एक बार आप रीड करेंगे ना जब आप एनसीईआरटी, तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ आएंगी। यकीन मानना मेरा, रीडिंग से ही होगा, है ना। जैसे बाबा बोल के गए हैं कि योगा से ही होगा, ऐसे ये वाला बाबा कह रहा है कि रीडिंग से ही होगा। रीडिंग जरूर करिएगा, आपको बहुत आसानी से चीजें समझ आएंगी। बाकी सीयूईटी के क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करिएगा आपके एंशिएंट हिस्ट्री टॉपिक के। मैं आपको अगली वीडियो के अंदर मिलूंगा, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन।